कितने नंबर आएगी? टाइमिंग 3 बजे। अच्छा बस तो 2 बजे से राउंड लगाना शुरू कर देंगे। जैसे सुबह 7 बजे उस बिल्डिंग बच्चे जाते हैं तो सुबह 6 बजे से बस राउंड लगाते रहती है। समझ गए? अरे कितने लोगों, तुम्हारे क्या दिक्कत है, कितने राउंड लगेंगे? तुम तो ये कहो कम से कम फुर्सत ही नहीं मिले सर, 100-200 बस कंटिन्यू चलती रहे बस पूरे दिन, ऐसा बोलो तुम तो है। हाँ तो ऐसी दुआ करो ना, ऐसी पढ़ाई करो, सब हो जाएगा। भाई पढ़ाई आप अच्छे से करोगे, रिजल्ट आप दोगे तो अपना नाम होगा, तो वैसे हो जाएगा। ठीक है, तो कल से क्लास। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? कल छुट्टी में पढ़ाई वढ़ाई की आपने? की थी? पूछ लूं क्वेश्चन? बताओ, देखिए प्रतिहारों से पूछ लूं, है ना। प्रतिहारों का मूल निवासी स्थान कौन सा था? मंडोर उनका मूल निवासी स्थान था। और प्रतिहारों के मंडोर वाले जो प्रतिहार थे उनका आदि पुरुष कौन था? हरिश्चंद्र। किसका ज्ञाता था? तो अभिलेखों में उसे क्या बताया गया? उसकी उपाधि क्या थी? रोहलिद्दी का मतलब क्या होता है? उसके 4 बेटों ने क्या जीता था और वहां पे क्या बनवाया? परकोटा। कौन कौन 4 बेटे थे? भोग, भट्ट, रज्जिल, कक और दत्त। उसके कौन से बेटे से वंशावली शुरू होती है? रज्जिल। कौन से बेटे की उपाधि अजीब सी है? नरभट्ट। किसकी है? नरभट्ट। नागभट्ट राजधानी को कहां ले गया? नागभट्ट का बेटा कौन सन्यासी बन गया था और उसने किसको राजा बना दिया? भोज को। सिलूक कौन कौन से 2 इलाके जीत के अपने मिला था? वल और तमणी। वल का राजा कौन था? और देवराज भट्टी से क्या छीन लाए थे? कक जो था वो कौन से युद्ध में भाग लेता है? मुंगेर के युद्ध में किसकी तरफ से लड़ने के लिए गया था? वत्सराज प्रतिहार किसके खिलाफ लड़ने के लिए गया था? धर्मपाल। कक किस किस का ज्ञाता था? व्याकरण, ज्योतिष, तर्क और काव्य का ज्ञाता था। बौक प्रशस्ति किसके टाइम में लगाई गई थी? ये ओरिजिनली कहां लगाई गई थी? मंडोर के विष्णु मंदिर में। किस में लगाई गई थी? मंडोर के विष्णु। लेकिन बाद में इसे कहां लगा दिया गया? कहां पे? जोधपुर के परकोटे में। कब की बौक प्रशस्ति? 837। घंटियाला के अभिलेख किसके द्वारा लगवाए गए थे? क्या ये नहीं? 837 नहीं, 837। उसको 837 कहते हैं। हाँ अच्छा, मुझे लगा आपको ये समझ नहीं आया, मुझे अपने वाला यही है भाई। घंटियाला के अभिलेख किसने लगवाए थे? कक्कू। कब के हैं वो? कितने अभिलेख है? पहला अभिलेख कहां से मिलता है? माता की साड़ ओरिजिनली क्या था? कौन सी भाषा में? दूसरा अभिलेख कहां से मिलता है? एक स्तंभ के कितने लेख है? स्तंभ के ऊपर किसकी मूर्ति है? कौन सी भाषा में? अभिलेख ये बताते हैं कि उसने कहां कहां जय स्तंभ लगवाए थे? मंडोर और घंटियाला। घंटियाला में उसने क्या बनवाया था? बाजार। क्या बनवाया था? बाजार। घंटियाला का पुराना नाम क्या था? रोहिन स्कूप। क्या नाम था? रोहिन स्कूप नाम था। इतना पढ़ा था उसमें तो। उसके बाद में हम पढ़ रहे थे गोहिल वंश। गोहिल वंश की स्थापना किसने की थी? गोहिल ने। कब की थी? ऐसा हमें कौन सा अभिलेख बताता है? सामूल्य अभिलेख कब गए? कौन से राजा गए? शिलादित्य। शिलादित्य गोहिल का कौन सा वंशज था? कौन सी माता जी का मंदिर? और जावर के कौन से उद्योग? अच्छा, गोहिलों के कितनी शाखाएं थी? उनमें सबसे प्रमुख कौन थे? मेवाड़ के गोहिल। मेवाड़ के गोहिलों का इधर संस्थापक कौन था? बड़ा राजा कौन था? बापा रावल। बापा रावल का वास्तव में नाम क्या था? किसका शिष्य था? उनके आशीर्वाद से चित्तौड़ में किसको हराता है? कब हराता है? 734। और अपनी राजधानी कहां बनाता है? नागदा में। मंदिर किसका बनवाता है? एकलिंग जी को। मेवाड़ के राजा खुद को एकलिंग जी का दीवान में। कितने ग्रेन का सोने का सिक्का? मुस्लिम सेना को हराते हुए कहां तक गया? किसको हटाता है? किसको बना के आता है? पाकिस्तान के कौन से शहर का नामकरण? सीवी वैद्य। उसकी तुलना किससे करते हैं? चार्ल्स मार्टेल, जो कि कहां का था? फ्रांस का। उसकी उपाधि क्या क्या थी? राजगुरु, चकवे,
और इंदु इंदु सूरज, यही पढ़ी थी। फिर इसके बाद पढ़ रहे थे हम अल्लट। अल्लट का एक और नाम था। दूसरी राजधानी कौन सी थी? आहड़ के अंदर मंदिर किसका था? आहड़ में उसने किसकी स्थापना की? प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक अधिकारी अमात्य कौन होता है? संधि विग्रहक, अक्षपटलिक, आयव्यय का अधिकारी बिस्काधीराज, और बंदीपति राजा के स्वागत में कविताएं बोलने वाला है, राजा की प्रशंसा करने वाला। ये बताया था। चलो आगे पढ़े। ये जितनी भी जानकारियां लिखी ना हमने कि उसने आहड़ को दूसरी राजधानी बनाया, आहड़ के अंदर वराह मंदिर का निर्माण करवाया और प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की, ये सारी जानकारियां हमें एक अभिलेख से मिलती है। उस अभिलेख का नाम है सारणेश्वर प्रशस्ति। क्या नाम है? क्या नाम बताओ देखिए। 953 ईस्वी का एक अभिलेख है। कब का अभिलेख है? क्या बताता है हमें? क्या बताता है? आहड़ दूसरी राजधानी है, वहां पे वराह मंदिर है, वहां पे नौकरशाह रहते हैं या प्रशासनिक अधिकारी रहते हैं। कौन कौन से? अमात्य, संधि विग्रहक, अक्षपटलिक, बिस्काधीराज और बंदीपति। ये सारी जानकारियां किसमें? लिखो। ये जानकारियां सारणेश्वर प्रशस्ति से प्राप्त होती है। दीज इंफॉर्मेशन आर गिवन बाय सारणेश्वर यूलॉजी। ये जानकारियां सारणेश्वर प्रशस्ति से प्राप्त होती है। दीज इंफॉर्मेशन आर गिवन बाय सारणेश्वर यूलॉजी। सारणेश्वर प्रशस्ति से प्राप्त होती है। दीज इंफॉर्मेशन आर गिवन बाय सारणेश्वर यूलॉजी। किससे प्राप्त होती है? सारणेश्वर प्रशस्ति से। याद रह जाएगा। अब कोई पूछे भाई सारणेश्वर प्रशस्ति कौन से राजा की जानकारी देती है? अल्लट। उसके अनुसार अल्लट की दूसरी राजधानी कौन सी थी? आहड़। वहां मंदिर किसका था? वराह। और वहां पर किसकी स्थापना की गई? प्रशासनिक अधिकारी। अच्छा, प्रशस्ति मतलब अभिलेख। ऐसा अभिलेख जिनमें राजाओं की प्रशंसा होती है, क्या कहलाता है ना? प्रशस्ति का मतलब भी अभिलेख ही होता है, इंस्क्रिप्शन ही होता है। ये इंस्क्रिप्शन वास्तव में वराह मंदिर में लगाया गया था। कहां लगाया गया? आहड़ में वराह मंदिर बनाया। तो वराह मंदिर बनाने के बाद उसने बाहर अभिलेख लगा दिया कि मैं अल्लट यहाँ का राजा हूं, ये मेरी राजधानी है, मैं यहां पर वराह भगवान का मंदिर बना रहा हूं, फलान जी फलान जी फलान जी फलान जी मेरे अधिकारी है। आई बात समझो। अब वो आक्रमण वगैरह हुए तो आहड़ वाला मंदिर टूट गया, तो पत्थर इधर उधर बिखर गए। किसी ने वो पत्थर उठाया और उदयपुर में एक शिव जी का मंदिर उसमें लाके चेप दिया। उस शिव जी वाले मंदिर का नाम है सारणेश्वर। क्या नाम है? तो हमें तो कहां से मिली? सारणेश्वर से। राजा की प्रशंसा, इसलिए हम क्या कहते हैं? सारणेश्वर प्रशस्ति। जबकि वास्तव में लगी भी कहां थी? वरना सोचने वाली बात है भाई। वराह भगवान विष्णु कहते हैं। वराह किसको कहते हैं? अब मैंने कहा था स्वर जिनके पीछे लगता है वो कौन होते हैं? शिव जी। तो यार विष्णु वाली प्रशस्ति शिव जी के मंदिर में कैसे? तो अपने कहना भाई लगी तो विष्णु मंदिर में थी, वो मंदिर टूट गया तो किसी ने वो बाटा लाके कहां पे लगा दिया। जैसे बाउक वाली प्रशस्ति लगाई गई थी मंडोर के विष्णु मंदिर में, लेकिन पत्थर अपने को मिलता कहां से? जोधपुर के परकोट। वैसे ये लगाई गई थी आहड़ के वराह मंदिर में, लेकिन हमें पत्थर कहां से मिला? सारणेश्वर से। इसलिए हम उसको क्या बोलने लगे? सारणेश्वर। आगे बात समझो। एक जानकारी उस। अच्छा, मैंने बीच में एक राजवंश बीच में बता रहा था आपको, हूण। हूण पढ़े थे हमने। हूण बताओ देखिए, हूण कौन से भगवान के शत्रु थे और कौन से भगवान के भक्त थे? हमने कहा बौद्धों के तो मंदिर तोड़ दिया करते, शिव जी के बना दिया। और हमने पढ़ा कि बारडोली के अंदर मिहिर कुल ने शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। पढ़ते? अच्छा, इस अल्लट की जानकारी मिलती है कि अल्लट के एक रानी है, उस रानी का नाम है हरिया देवी। क्या नाम है? और ये हूण है। इसका मतलब अल्लट ने एक हूण राजकुमारी से शादी की थी। हूण राजकुमारी का नाम क्या है? और हरिया देवी ने एक गांव बसाया यहां पर, हर्षपुर। कौन सा गांव बसाया? लिखो थोड़ा सा। इसने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था। ही मैरिड हूण प्रिंसेस हरिया देवी। इसने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था। ही मैरिड हूण प्रिंसेस हरिया देवी। हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था। ही मैरिड हूण प्रिंसेस हरिया देवी। तथा हरिया देवी ने हर्षपुर नामक गांव की स्थापना की। एंड हरिया देवी फाउंडेड विलेज नेम्ड हर्षपुर। तथा हरिया देवी ने हर्षपुर नामक गांव की स्थापना की। एंड हरिया देवी फाउंडेड विलेज नेम्ड हर्षपुर।
हरिया देवी ने हर्षपुर नामक गांव की स्थापना की। कौन से गांव की स्थापना की? हर्ष भगवान शिव को कहते हैं। हर्ष किसको कहते हैं? भगवान। हरिया देवी हूण है, हूण किसके भक्त होते हैं? शिव जी के, इसलिए हरिया देवी गांव भी बसा रही है। तो नाम क्या रख रही है? हर्ष कौन है? हूण किसके भक्त थे? शिव जी के। अच्छा, मेवाड़ वाले गुहिल ये किसके भक्त है? एकलिंग जी। एकलिंग जी भी कौन है? शिव। इसका मतलब मेवाड़ वाले गुहिल भी किसके भक्त? शिव जी के। हूण भी किसके भक्त? शिव जी। तो अल्लाह ने हरिया देवी को कहा होगा कि मैं शिव का भक्त, तू शिव की भक्त, क्यों ना दोनों मिलके शिव जी की भक्ति कर ले। अलग अलग में क्या रखा हुआ? तो अल्लट की हूण रानी का नाम क्या है? अच्छा, पर एक बड़ी बात है कि हम पढ़ते ही क्यों? राजा की खूब सारी रानियां होती है, हमें क्या पढ़ा है कि हम ये पढ़े? तो हम ये बताना चाहते हैं कि साहब, हूण भारत के नहीं थे, हूण भारत में बाहर से आए थे, लेकिन यहां तक आते आते भारतीय समाज ने उनको अपने ऊपर एडप्ट कर लिया था। हूण एक बाहर की जनजाति थी, लेकिन भारतीय समाज के अंदर घुल मिल गई। आज आपको कोई दिखाई नहीं देता। आज आप कह सकते हो किसी को ये हूण है, या आप किसी आदमी कह सकते हो कि मुझे शक है यार, ये शक है? नहीं कह सकते ना। या आप थोड़ी कह सकते हो यार मुझे ये कुसाण लग रहा है थोड़ा थोड़ा, नहीं कह सकते। ये भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि भारतीय संस्कृति ने बाहर से आने वाले तत्वों को अपने ऊपर, अपने अंदर मिला लिया। एडप्टेशन, आत्मसातीकरण। भारतीय संस्कृति बाहर के तत्वों को भी अपने अंदर मर्ज कर लेती है, आत्मसात कर लेती है, एडप्ट कर लेती है। तो ये हूणों वाले मामले में दिखता है। तो हम पढ़ते हैं कि देखो साहब, हूण बाहर से आई हुई एक जाति है, लेकिन भारतीय समाज में किस कदर मिल गए कि हमारा यहाँ का एक राजा हूण रानी से क्या कर लेता है? सर पल्ले पड़ गई बात। चलो अगला राजा लिखो। देखो जैत्र सिंह। कौन अगला राजा? जैत्र सिंह। जैत्र सिंह के टाइम में इनकी राजधानी कौन सी? नागदा। नागदा के पास में एक जगह पड़ती है भूताला। कौन सी जगह? तो वहां पर युद्ध होता है एक भूताला का। भूताला कहां पड़ता है? नागदा का उदयपुर। तो भूताला भी कहां होगा? उदयपुर। लिख लो, बैटल ऑफ भूताला। जैत्र सिंह और दिल्ली के एक सुल्तान के बीच में होता है। दिल्ली का सुल्तान है इल्तुतमिश। दिल्ली का सुल्तान कौन है? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश याद है आपके? आपने दो तीन बातें पढ़ते हैं इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश के बारे में एक बात हमने ये पढ़ी थी कि इसने रणथंभोर पर अटैक किया था, वीर नारायण उस हमले में लड़ता हुआ मारा गया था। पढ़ा था। एक हमने ये पढ़ा था कि जालोर वाला उदय सिंह इससे मंडोर और नाडोल के किले छीन लेता। इस बार ये कहां पर आया हुआ है? चित्तौड़, मेवाड़ का। तो मेवाड़ में आया हुआ है। कौन सा युद्ध होता है? भूताला। भूताला कहां पड़ता है? उदयपुर। किस किस के बीच युद्ध हो रहा है बताओ? जैत्र सिंह और इल्तुतमिश। जैत्र सिंह कहां का राजा? अपने मेवाड़। इल्तुतमिश कहां का राजा है? दिल्ली। इस बार भाई जैत्र सिंह इल्तुतमिश को कूटता है, बहुत ढंग से कूटता है। तो इस युद्ध में किसकी जीत होती है? देखो, इस युद्ध में जैत्र सिंह की जीत हुई। जैत्र सिंह वॉन दिस बैटल। इस युद्ध में जैत्र सिंह की जीत हुई। जैत्र सिंह वॉन दिस बैटल। जैत्र सिंह के दो सेनापति थे। एक सेनापति का नाम था बालक और एक सेनापति का नाम था मदन। कौन कौन दो सेनापति बताओ देखिए? बालक और मदन। लिख लो, जैत्र सिंह के सेनापति बालक तथा मदन, कमांडर्स ऑफ जैत्र सिंह। कौन कौन है कमांडर्स उसके? एक का नाम है बालक और दूसरे का नाम क्या है? मदन। ये जो युद्ध है ना, इस युद्ध की जानकारी एक राइटर देता है। उस राइटर का नाम है जय सिंह सूरी। क्या नाम है? जिनके नाम के पीछे सूरी लगता है ना, ये जैन राइटर है। जिनके भी नाम के पीछे सूरी लगता है, ऐसा राइटर कौन है? जैन। और जय सिंह सूरी ने किताब लिखी, उस किताब का नाम है हमीर मद मर्दन। क्या नाम बुक का? हमीर मद मर्दन। इस किताब में जानकारी है कि भूताला के युद्ध में कौन हार के चला गया?
इल्तुतमिश। कौन आगे चला गया? लिखो। जयसिंह सूरी की पुस्तक हमीर मद मर्दन से इस युद्ध की जानकारी मिलती है। बुक हमीर मद मर्दन ऑफ जयसिंह सूरी प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट दिस बैटल। जयसिंह सूरी की पुस्तक हमीर मद मर्दन से इस युद्ध की जानकारी मिलती है। बुक हमीर मद मर्दन ऑफ जयसिंह सूरी प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट दिस बैटल। जयसिंह सूरी की पुस्तक हमीर मद मर्दन से इस युद्ध की जानकारी मिलती है। बुक हमीर मद मर्दन ऑफ जयसिंह सूरी प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट दिस बैटल। जयसिंह सूरी की पुस्तक हमीर मद मर्दन से इस युद्ध की जानकारी मिलती है। किस युद्ध की? किस किस के बीच में हुआ? जयत्र सिंह और इल्तुतमिश के बीच में। कौन सा युद्ध हुआ? अब यार आप एक चीज नोटिस करो, युद्ध हो रहा है जयत्र सिंह के और इल्तुतमिश। बुक का नाम क्या है? हमीर मद। हमीर तो तीसरा ही आदमी आ गया। युद्ध किसके बीच में हुआ? जयत्र सिंह और, अच्छा यदि किताब के तीन शब्द किताब के नाम है, हमीर मद मर्द। मैं हमीर को छोड़ दूं तो मद का मतलब होता है घमंड। मद का मतलब क्या होता है? घमंड। मर्दन का मतलब होता है तोड़ना। मर्दन का मतलब तोड़। हमीर का घमंड तोड़ दिया। हमीर मद मर्दन का मतलब क्या हुआ? हमीर का घमंड। पर इधर तो हमीर है ही नहीं, यहां तो घमंड किसका टूट रहा है? इल्तुतमिश। भाई जो हार रहा है उसका घमंड टूट रहा है। हार कौन रहा है? इल्तुतमिश। तो वास्तव में इस किताब में इल्तुतमिश का नाम हमीर है। इल्तुतमिश का नाम क्या लिखा हुआ है? क्यों लिखा हम अभी बताता हूं। लिखो। इस पुस्तक में इल्तुतमिश को हमीर कहा गया है। इल्तुतमिश इज रेफर्ड एज हमीर इन दिस बुक। इस पुस्तक में इल्तुतमिश को हमीर कहा गया है। इल्तुतमिश इज रेफर्ड एज हमीर इन दिस बुक। इस पुस्तक में इल्तुतमिश को हमीर कहा गया है। इल्तुतमिश इज रेफर्ड एज हमीर इन दिस बुक। इल्तुतमिश को क्या कहा गया? यह शब्द वास्तव में हमीर नहीं है। मुस्लिम राजा जब यहां पर आए थे ना, तो कोई बड़ा राजा होता, उसके जो सेनापति होते, जो एलिट क्लास के लोग होते, उसके जो सामंत होते, सामंत समझते हो? किसी राजा के अंडर में जो काम करते, फ्यूडल्स जो काम करते, उनको बोला करते अमीर। क्या बोलते? एलिट क्लास के लोगों को क्या बोलते? इसलिए आज भी शब्द पैसे वाले लोगों को क्या कहते हैं? ये अमीर वैसे ही आया हुआ है कि भाई पैसे वाला आदमी एलिट क्लास का बंदा था, कहते अरे वो अमीर है। तो अमीर पहले राजा के सामंतों को कहते। तो मोहम्मद गोरी जैसे त्रैन का युद्ध जीता, ये इल्तुतमिश साहब मोहम्मद गोरी की क्या है? अमीर। तो किताब वाला लिखना तो ये चाहता है कि दिल्ली के अमीर ने हमला किया और दिल्ली का अमीर हार के चला गया। उस अमीर को अपनी भाषा में करते करते क्या कर गए? तो ये वास्तव में हमीर नहीं लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अमीर। किसको लिखा हुआ है? याद रह जाएगी बात अपने कि इल्तुतमिश को इस पुस्तक के अंदर क्या कहा गया? अमीर। अब पढ़ लो आप, हमीर की जगह इल्तुतमिश लगाओ तो क्या होगा? इल्तुतमिश मद मर्दन। अब सही है। इल्तुतमिश का घमंड तोड़ दिया गया। कौन से युद्ध में? किसने? किसने? जयत्र सिंह ने तोड़ दिया। अच्छा, इधर जब इल्तुतमिश हार भले ही गया, पर हुआ क्या कि भूताला के अंदर युद्ध हुआ। भूताला नागदा के पास में एक जगह पड़ती है। युद्ध हुआ। युद्ध के अंदर इल्तुतमिश को शुरू में लग गया कि अपने हारेंगे, अपनी पार पड़ेगी नहीं। तो मुसलमान राजाओं में एक बड़ी जोरदार व्यवस्था थी। उनको जब लगता है युद्ध हार रहे हैं तो अपने सैनिकों को कहते कि चप्पलें हाथ में लो, अपने वापस चलेंगे यहां से। अपने राजाओं में बड़ी प्रॉब्लम थी राजस्थान वालों के अंदर। अपने दो ही चीज थी, विजय या वीरगति। विजय या तो जीते जाओ या मर जाओ। हार के कोई वापस जाना पसंद नहीं कर। और यदि बेचारा कोई हार के चला जाता तो अड़ोसी पड़ोसी नहीं जीने देते। और क्या हुआ? जीत गए। हमने सुना था भयंकर जीत गए। और अड़ोसी पड़ोसी को छोड़ो यार, आदमी जेल जाए। अपने तो ऐसे एग्जाम्पल है कि राजा हार के वापस आए तो रानी ने गेट के दरवाजे बंद किए कि तेरे जैसे पति को तुम पति नहीं मान। तो आदमी को लगता है किसी से भी बेइज्जती करवा लूंगा, लुगाई से तो क्या ही करवाई जाए, इससे अच्छा मैं मर जाऊं। तो अपने वाला मरना पसंद करता था, हार के वापस जाता नहीं था। इल्तुतमिश को जब लगा कि हार रहे तो इल्तुतमिश यहां से भाग गया। इल्तुतमिश भाग जाता है। जब वो भाग रहा था तो नागदा से होके निकले वो। अच्छा, नागदा वाले सारे फौजी लड़ने के लिए कहां गए हुए? भूताला। जैसे इल्तुतमिश की सेना भागने लगी, अपने ये और लफड़ा था कि भागती हुई सेना का कभी भी पीछा आक्रमण करेंगे तो सामने छाती पे करेंगे, पीठ पे कोई भी वार न तो पीठ पे वार खाना और न पीठ पे वार कर। तो जैसे ही उधर भूताला के अंदर जीते इल्तुतमिश की सेना भागी तो जयत्र सिंह के सैनिकों ने तो कहा तमंचे पे डिस्को, अपने करते हैं डांस इधर। इल्तुतमिश की सेना भाग रही थी, भागती हुई सेना नागदा लूट गई। क्या लूट गई? लूट तो क्या कि बिल्डिंग तोड़ गई जी, जाते जाते बिल्डिंग तोड़ गए। ये थोड़ी देर में जयत्र सिंह आए तो उन्होंने देखा यार नागदा की बिल्डिंग तो टूटी हुई है। तो इनकी एक बात समझ में आई
कि राजधानियां जब प्लेन एरिया के अंदर होती है तो कोई आनिया भानिया आके भी तोड़ देता है, इसलिए राजधानियां पहाड़ों पर होनी चाहिए। राजधानी कहाँ होनी चाहिए? तो कहा राजधानी बनाते हैं चित्तौड़। क्या बनाते हैं? पर चित्तौड़ पे तो कब्जा है परमारों का। चित्तौड़ पे किसका कब्जा है? मुंज परमार ने आहड़ को तोड़कर, पढ़ा था हमने, आहड़ को तोड़ दिया था, चित्तौड़ पर क्या कर लिया था? अधिकार। इस बार जैतर सिंह हमला करता है और जैतर सिंह हमला करके परमारों को हराता है, परमारों को हरा के वापस किस पे कब्जा करता है? चित्तौड़। किस पे करता है? चित्तौड़। लिखो, इल्तुतमिश की भागती हुई सेना ने, रिटर्निंग आर्मी ऑफ इल्तुतमिश, रिटर्निंग आर्मी ऑफ इल्तुतमिश, इल्तुतमिश की भागती हुई सेना ने नागदा को तोड़ दिया था, डिमोलिश्ड नागदा, नागदा को तोड़ दिया था, डिमोलिश्ड नागदा, नागदा को तोड़ दिया था, डिमोलिश्ड नागदा। लाइन चेंज करके लिखो, जैतर सिंह ने परमारों को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया। जैतर सिंह डिफीटेड परमार्स एंड कैप्चर्ड चित्तौड़। जैतर सिंह ने परमारों को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया। जैतर सिंह डिफीटेड परमार्स एंड कैप्चर्ड चित्तौड़ तथा इसे अपनी राजधानी बनाया एंड मेड इट हिज कैपिटल, तथा इसे अपनी राजधानी बनाया एंड मेड इट हिज कैपिटल, तथा इसे अपनी राजधानी बनाया। तो अब जैतर सिंह राजधानी को कहां पे लेके आ गया था? चित्तौड़। किसको हरा के चित्तौड़ पे कब्जा करता है? शक्ति कुमार के टाइम इनके हाथ से चित्तौड़ निकल गया था, जैतर सिंह के टाइम इनके पास चित्तौड़ वापस आ गया। दिल्ली वाले एक बार तो हार के चले गए, थोड़े सालों बाद दिल्ली वालों ने वापस हिम्मत की। 1248 में दिल्ली का एक और सुल्तान बना हुआ नासिरुद्दीन महमूद। कौन था? आप याद कर लो, उधर भी अपने पढ़ते हैं कि नासिरुद्दीन महमूद ने रणथंभौर वाले वाघ भट्ट पर आक्रमण किया था, लेकिन उसे सफलता। हम पढ़ते हैं कि नासिरुद्दीन महमूद जालोर वाले चाचिक देव पर आक्रमण करने की हिम्मत, लेकिन यहां हिम्मत कर गया। उसने कहा एक बार से तोड़ और हमला कर देते। हमला किया, लेकिन जैतर सिंह ने इसको भी हरा के भगा दिया। लिख लो, 1248 ईस्वी में, इन 1248 एडी, 1248 ईस्वी में, इन 1248 एडी, इसने दिल्ली के नासिरुद्दीन महमूद को हराया था। ही डिफीटेड नासिरुद्दीन महमूद ऑफ दिल्ली। इसने दिल्ली के नासिरुद्दीन महमूद को हराया था। ही डिफीटेड नासिरुद्दीन महमूद ऑफ दिल्ली। इसने दिल्ली के नासिरुद्दीन महमूद को हराया था। ही डिफीटेड नासिरुद्दीन महमूद ऑफ दिल्ली। दिल्ली के कौन से राजा को हराया? नासिरुद्दीन महमूद। अब दिल्ली के इल्तुतमिश को हराता है, परमारों को हराता है, नासिरुद्दीन महमूद को हराता है, परमारों को हराकर चित्तौड़ पे कब्जा करके उसको अपनी क्या बनाता है? तो अपने के इतिहासकार वे दशरथ शर्मा। कौन वे? दशरथ शर्मा कहते हैं कि जैतर सिंह का जो शासनकाल है ये मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल। कि उस मिडिवल मेवाड़ के अंदर सबसे कोई गोल्डन एरा किसी राजा का टाइम आया था, तो किसका टाइम था? बात भी सही है, पावर बढ़ रही है। देखो, कोई टाइम था जब मालवा वाले परमार भी आके इनकी राजधानियां तोड़ जाया करते। अब कोई टाइम है जब दिल्ली के दो सुल्तानों को हरा रहा है और मालवा वाले परमारों को हराकर वापस कहां कब्जा कर रहा है? चित्तौड़। तो पावर बढ़ गई, कम हो गई? तो गोल्डन एरा तो हो गया अपना। लिखो, दशरथ शर्मा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दशरथ शर्मा, दशरथ शर्मा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दशरथ शर्मा, इसका शासनकाल, हिज रिजीम, इसका शासनकाल, हिज रिजीम मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल था। वो गोल्डन एरा ऑफ मिडिवल मेवाड़, मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल था। वो गोल्डन एरा ऑफ मिडिवल मेवाड़, मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल था। वो गोल्डन एरा ऑफ मिडिवल मेवाड़, मध्यकालीन मेवाड़ का क्या था? स्वर्ण काल। किसका टाइम? और दशरथ शर्मा के अनुसार किसका टाइम? चौहानों का स्वर्ण काल था, विग्रहराज चतुर्थ। किसका? इसका मतलब दशरथ शर्मा का एक ही काम है, क्या बताने? स्वर्ण काल बताने। चौहानों का स्वर्ण काल किसका टाइम? विग्रहराज चतुर्थ। और मेवाड़ वालों का स्वर्ण काल किसका टाइम? जैतर सिंह। अगला राजा लिखो, रतन सिंह। अगला राजा लिखिए, कौन है अगला राजा? रतन सिंह। हाँ, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, कम कर दो गर्मी, ठीक।
और क्या करें, ये कर सकता है। इधर भाई 1303 में एक फिर दिल्ली की तरफ से अटैक होता है। इस बार अटैक करता है अलाउद्दीन खिलजी। कौन करता है? लिखो 1303 ईस्वी में इन 1303 एडी, 1303 ईस्वी में इन 1303 एडी अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी अटैक ऑन चित्तौड़। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का ही तो पता ही है। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी अटैक ऑन चित्तौड़। अलाउद्दीन खिलजी ने कहां पर अटैक किया? कब किया? इसने रणथंभौर पर कब किया था? 1301। सिवाना पर कब किया था? जालोर पे कब किया था? और चित्तौड़ पे कब कर रहा है? चित्तौड़ का किला खूब ऊंचा बना हुआ, रतन सिंह अपनी सेना के साथ अंदर बैठा हुआ, अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना लेके नीचे। 8 महीने का घेरा डाला उसने। कितने महीने का? 8 महीने तक अलाउद्दीन खिलजी बाहर ही बैठा रहा। 8 महीने के जब बाहर घेरा पड़ा रहा तब किले के अंदर का पानी खत्म हो गया, किले के अंदर का अनाज समाप्त हो गया। जब अनाज और पानी समाप्त हुआ तो अब क्या किया जाए? भूखे और प्यासे मरने से अच्छा है कि अब तो क्या करें अपने लड़के। तो फिर चित्तौड़ की सेना बाहर निकलती है, लेकिन चित्तौड़ की सेना कम थी, अलाउद्दीन की सेना ज्यादा। अच्छा, सेनाएं बराबर होती ना तब मैदानों के अंदर लड़ाई होती, जब भी सेनाएं कम होती तब किले के अंदर बैठते। भाई किला सुरक्षित है, अपने को एक बार लड़ने की आवश्यकता नहीं है। एकदम इमरजेंसी आ जाएगी कि लड़ने के बिना पार नहीं पड़ेगी, तब जाके लड़ लेंगे। फाइन लगा भूखे प्यासे मरे, इससे अच्छा तो अपने लड़ाई कर ले। ऐसी जो लड़ाइयां होती उनको बोलते साका। क्या बोलते? और साका करते हैं। साके में 2 चीज होती है, एक होता है केसरिया, एक क्या होता है? तो केसरिया कौन करते हैं? महिलाएं, तो पुरुष। और जोहर कौन करता है? तो केसरिया तो कौन करता है? रतन सिंह। रतन सिंह के 2 सेनापति थे जिनका नाम था गोरा और बादल। क्या नाम था? गोरा और बादल। और रतन सिंह की जो पत्नी, जो रानी है, वो क्या कर लेती है? जोहर। रानी का नाम था पद्मिनी। क्या नाम था? लिखो देखे। देखो, इस समय चित्तौड़ का पहला साका हुआ था। दिस टाइम फर्स्ट साका ऑफ चित्तौड़ वाज हैपेंड। इस समय चित्तौड़ का पहला साका हुआ था। दिस टाइम फर्स्ट साका ऑफ चित्तौड़ वाज हैपेंड। देखो, रानी पद्मिनी ने जौहर किया, क्वीन पद्मिनी कमिटेड जौहर। रानी पद्मिनी ने जौहर किया, क्वीन पद्मिनी कमिटेड जौहर। रानी पद्मिनी ने जौहर किया, क्वीन पद्मिनी कमिटेड जौहर। रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया किया गया। केसरिया टुक प्लेस अंडर लीडरशिप ऑफ रतन सिंह। रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया किया गया। केसरिया टुक प्लेस अंडर लीडरशिप ऑफ रतन सिंह। रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया किया गया। केसरिया टुक प्लेस अंडर लीडरशिप ऑफ रतन सिंह। रतन सिंह के सेनापति लिखो। एक का नाम है गौरा और एक का नाम है बादल। क्या क्या नाम बताओ देखे? गौरा और बादल। क्या क्या नाम है सेनापतियों के? गौरा और बादल। किसके सेनापति है? अलाउद्दीन यहां पे कब्जा कर लेता है 25 अगस्त 1303 को। कब कब्जा कर लेता है? लिख लो, 25 अगस्त 1303 ईस्वी को। On 25th अगस्त 1303 एडी, 25 अगस्त 1303 ईस्वी को। On 25th अगस्त 1303 एडी। कैसे मत करो यार, बार बार क्या ऐसी खराब कर देते हो? है? भाई थोड़ा सा या तो खिड़कियां विड़कियां खोलो, ज्यादा गर्मी है तो। क्या लिखा है? 25 अगस्त 1303 ईस्वी को, 25th अगस्त 1303 एडी। अलाउद्दीन चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है। अलाउद्दीन कैप्चर्ड चित्तौड़। अलाउद्दीन चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है। अलाउद्दीन कैप्चर्ड चित्तौड़। चित्तौड़ पे क्या कर लेता है? पर अलाउद्दीन को किला जीतने में बहुत भयंकर जोर आया था। मतलब अलाउद्दीन की खूब सैनिक मारे। ये शायद कोई बहुत गिने चुने सैनिक थे चित्तौड़ वाले, और अलाउद्दीन की बहुत बड़ी सेना निपटा गए थे। तो अलाउद्दीन इतना गुस्से के अंदर किले के अंदर घुसा और उसको लगा किले में घुसते में राजा को पकड़ के तड़पा तड़पा के मारूंगा और रानियों को और बच्चों को और सबको उठा के ले जाऊंगा। लेकिन न तो राजा, ना रानी, ना बच्चे। राजा केसरी में लड़ता हुआ मारा गया, रानियां क्या कर गई सारे जो। तो अलाउद्दीन अब गुस्सा निकालेगा इस पे, राजा के परिवार का तो कोई बचा नहीं। तो भाई निर्दोष पब्लिक बैठी थी जिनका सीधा सीधा युद्ध से कोई भी लेना देना नहीं। कहते हैं चित्तौड़ के किले में 30,000 लोग अंदर आ जाते थे। आज भी आप चित्तौड़ का किला देखने जाओगे तो अंदर खेती होती है।
अंदर खेती होती है, अपने किले बहुत बड़े बड़े थे, अंदर खेती भी कर लिया करते थे। वो निर्दोष किसान मजदूर पब्लिक बैठी थी, उनको सबको घरों से बाहर निकाल निकाल के गर्दनें काट काट के मीनारें चुनवाई थी। 30,000 लोग काटे। कितने लोग काटे? देखो, अलाउद्दीन ने चित्तौड़ में 30,000 लोगों का कत्लेआम करवाया था। अलाउद्दीन मैसेकर्ड 30,000 पीपल इन चित्तौड़। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ में 30,000 लोगों का कत्लेआम करवाया था। जिनोसाइड है, कई कत्लेआम है। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ में 30,000 लोगों का कत्लेआम करवाया था। अलाउद्दीन मैसेकर्ड 30,000 पीपल इन चित्तौड़। कितने लोगों का कत्लेआम करवाया? 30,000 लोगों का कत्लेआम करवाया। चित्तौड़ पे कब्जा करता है, चित्तौड़ अपने बेटे को सौंप देता है। उसके बेटे का नाम था खिजर खान। क्या नाम था? क्या नाम है? लिख लो। अलाउद्दीन ने अपने बेटे खिजर खान को चित्तौड़ सौंप दिया। अलाउद्दीन हैंडेड ओवर चित्तौड़ टू हिज सन खिजर खान। अलाउद्दीन ने अपने बेटे खिजर खान को चित्तौड़ सौंप दिया। अलाउद्दीन हैंडेड ओवर चित्तौड़ टू हिज सन खिजर खान। अलाउद्दीन ने खिजर खान को चित्तौड़ सौंप दिया। अलाउद्दीन हैंडेड ओवर चित्तौड़ टू हिज सन खिजर खान। अच्छा, अलाउद्दीन ने चित्तौड़ को क्या कर दिया? बर्बाद। बर्बाद करके किसको सौंप दिया? खिजर खान। और खिजर खान का तू भाई व्यवस्था वापस सही कर, तू इसको आबाद कर। क्या कर? तो अब चित्तौड़ को आबाद कौन करेगा? खिजर खान। इसलिए चित्तौड़ का नाम बदल कर किया गया खिजराबाद। क्या किया गया? अब भाई खिजर खान आबाद कर रहा है, इसलिए नाम क्या है इसका? लिखो। तथा चित्तौड़ का नाम बदल कर खिजराबाद कर दिया गया। एंड रीनेम्ड चित्तौड़ इज खिजराबाद। तथा चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया गया। एंड रीनेम्ड चित्तौड़ इज खिजराबाद। चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया गया। रीनेम्ड चित्तौड़ इज खिजराबाद। किसका नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया? अच्छा, उसने सिवाना का नाम बदलकर क्या किया था? खेराबाद। जालोर का नाम बदल के जलालाबाद। चित्तौड़ का नाम बदल के उसने रणथंभौर का किला किसको सौंपा था? उलूग खां। किसको सौंपा था? उसने सिवाना वाला किला किसको दिया था? कमालुद्दीन गुर्ग। और चित्तौड़ वाला किला किसको दे रहा है? नाम बदल क्या कर रहा है? हमें 1325 ईस्वी का चित्तौड़ से एक अभिलेख मिला है। चित्तौड़ के किले में एक दरगाह बनी हुई है, धाईबी पीर की दरगाह। किसकी दरगाह? मुसलमानों में जो देवता होते हैं उनको बोलते पीर। क्या बोलते? तो एक पीर बाबा, उन पीर बाबा का नाम क्या है? तो धाईबी पीर की दरगाह, दरगाह ऑफ धाईबी पीर। यहां से एक इंस्क्रिप्शन मिलता है। यहां से क्या मिलता है? एक अभिलेख मिलता है। उसके अंदर चित्तौड़ का नाम खिजराबाद है। चित्तौड़ का नाम क्या है? तो कोई पूछेगा भाई चित्तौड़ का नाम खिजराबाद हमें कौन से अभिलेख से प्राप्त होता है? कौन से अभिलेख से? धाईबी पीर की दरगाह। धाईबी पीर की दरगाह कहां पर है? चित्तौड़ के किले में। यह अभिलेख है 1325 का। कब का है? 1325 ईस्वी का अभिलेख है। कौन सा अभिलेख है? धाईबी पीर की दरगाह का अभिलेख। इसमें चित्तौड़ का नाम क्या है? स्टार लगा के लिखो, देख एक लाइन। धाईबी पीर की दरगाह के अभिलेख में, धाईबी पीर की दरगाह कोष्टक में चित्तौड़ लिखना और 1325 ईस्वी दोनों लिखना। धाईबी पीर की दरगाह के अभिलेख में, दरगाह के कोष्टक में चित्तौड़ और अभिलेख के कोष्टक में 1325। धाईबी पीर की दरगाह के अभिलेख में, इन इंस्क्रिप्शन ऑफ दरगाह ऑफ धाईबी पीर, इन इंस्क्रिप्शन ऑफ दरगाह ऑफ धाईबी पीर, धाईबी पीर की दरगाह के अभिलेख में, इन इंस्क्रिप्शन ऑफ दरगाह ऑफ धाईबी पीर, चित्तौड़ का नाम खिजराबाद दिया गया है। चित्तौड़ इज मेंशन्ड एज खिजराबाद। चित्तौड़ का नाम खिजराबाद दिया गया है। चित्तौड़ इज मेंशन्ड एज खिजराबाद। चित्तौड़ का नाम क्या दिया गया? खिजराबाद। कौन सी दरगाह के अभिलेख में? तो इस बहाने देखो दो बात याद हुई। एक तो कोई पूछ ले धाईबी पीर की दरगाह कहां पर है? चित्तौड़। उसमें चित्तौड़ का नाम क्या मिलता है अपने को? खिजराबाद। अब खिजर खान की पोस्टिंग कहां पर हो गई? इधर चित्तौड़। खिजर खान की पोस्टिंग है चित्तौड़ में भी। तो उसने यहाँ चित्तौड़ के किले के पास से एक नदी निकलती है गंभीरी। कौन सी नदी है? इस गंभीरी नदी पर पुल बनवाया। क्या बनवाया था? लिखो। खिजर खान ने गंभीरी नदी पर पुल का निर्माण करवाया। खिजर खान बिल्ट ब्रिज ओवर रिवर गंभीरी। खिजर खान ने गंभीरी नदी पर पुल का निर्माण करवाया। खिजर खान बिल्ट ए ब्रिज ओवर रिवर गंभीरी। खिजर खान ने गंभीरी नदी पर पुल का निर्माण करवाया। खिजर खान बिल्ट ए ब्रिज ओवर रिवर गंभीरी। गंभीरी नदी पर पुल का निर्माण करवाया। अब कोई आपको पूछ ले कि चित्तौड़ का किला कौन सी नदी के पास है? गंभीरी नदी पर पुल कौन बनवा के गया?
फिर खिजर खान जब यहाँ लंबे टाइम तक रहा, 1303 में आया था, 1311 तक वो यहीं था। कब से कब तक था? 1303 से 1300। तो उसके परिवार में किसी की डेथ हुई। हिंदुओं में कोई मरता था तो उसके पीछे बनती छतरियां। क्या बनाते? कोई मर गया, अंतिम संस्कार करते, वहां पर क्या बनाते थे? छतरी। जैसे हम पढ़ते हैं कि हमीर ने अपने पिता जयतर सिंह के 32 वर्ष के शासनकाल के में 32 खंभों की छत। मुसलमानों में कोई मरता तो उनके पीछे बनाते मकबरे। क्या बनाते? जिसे ताजमहल एक मकबरा है, शाहजहां की बेगम थी मुमताज महल, क्या नाम था? वो मरी तो उसका क्या बनवा दिया? मकबरा। जहां उसको दफनाते वहां बिल्डिंग बना देते। तो खिजर खान के परिवार में कोई मरा तो उसने यहाँ पर एक क्या बनवाया था? मकबरा। तो कोई पूछेगा चित्तौड़ में मकबरा कौन बनवा गया? तो कौन बनवा गया? लिख लो। इसने चित्तौड़ में मकबरे का निर्माण भी करवाया था। He also built a tomb at चित्तौड़। इसने चित्तौड़ में मकबरे का निर्माण भी करवाया था। He also built a tomb at चित्तौड़। इसने चित्तौड़ में मकबरे का निर्माण भी करवाया था। He also built a tomb at चित्तौड़। चित्तौड़ में किसका निर्माण करवाया था? मकबरे का निर्माण करवाया था। किसने? किसने करवाया था? खिजर खान। चित्तौड़ में क्या बनवाया? अब कोई भी बिल्डिंग बनाते उनके बाहर अभिलेख लगाते। वही जो उस दिन अपने बात कर रहे थे, आज कोई मुख्यमंत्री हॉस्पिटल बनवाता है तो बाहर पट्टी लगवाएगा, खुद की सड़क बनवाते हैं तो बाहर पट्टी लगवाते हैं, कहीं कहीं तो छोटी सी कुंड बनाते हैं उसके बाहर ही लगा देते हैं, है ना। छोटा सा कोई रोड बनाई उसके बाहर ही फलाने विधायक द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। तो पहले ये भी करवाते, राजा महाराजा भी करवाते। तो खिजर खान ने वहां पर एक अभिलेख लगवाया। तो अभिलेख में खिजर खान कहता है मैं खिजर खान ये मकबरा बनवा रहा हूँ। फिर कहता है छोड़ो यार, तुम मुझे पता नहीं जानते हो नहीं जानते, अपने पापा का नाम अलाउद्दीन खिलजी है। क्या नाम है? और अलाउद्दीन खिलजी की तारीफें करता है, अपने पिताजी की तारीफें करता है और अपने पिताजी के बारे में कहता है कि मेरे पिताजी सेकंड अलेक्जेंडर है, या तो दुनिया को सिकंदर ने जीती थी या कौन जीतेंगे? मेरे पिताजी। तो अपने पिताजी क्या कहता है? दूसरा सिकंदर। वो कहता है मेरे पिताजी तो भाई साहब ईश्वर की छाया है। कभी कभी पापा कहते रहते हैं कि अपुनीज भगवान है, और जैसे भगवान दुनिया की रक्षा करता है वैसे मेरे पिताजी भी दुनिया की क्या करते हैं? रक्षा। तो अलाउद्दीन की 3 चीजें बताई हुई इसमें। क्या क्या बताया अलाउद्दीन को? दूसरा सिकंदर, ईश्वर की छाया, संसार का। अब कोई आपसे पूछे कि कौन से स्थान से का अभिलेख प्राप्त होता है जिसमें अलाउद्दीन खिलजी को दूसरा सिकंदर, ईश्वर की छाया, संसार का रक्षक बताया गया? चित्तौड़। तो आपको लगा यार चित्तौड़ में तो अलाउद्दीन मरवा के गया था लोगों को, वहां अलाउद्दीन की तारीफें कैसे? तो याद रखना कि अलाउद्दीन का बेटा राज करके गया। कौन राज कर गया? अलाउद्दीन का बेटा। तो अपने बाप की अच्छी बातें बताएगा। लिखो मकबरे के अभिलेख में, इन इंस्क्रिप्शन ऑफ टूम, मकबरे के अभिलेख में इन इंस्क्रिप्शन ऑफ टूम अलाउद्दीन को दूसरा सिकंदर, ईश्वर की छाया तथा संसार का रक्षक बताया गया है। अलाउद्दीन इज रेफर्ड एज सेकंड अलेक्जेंडर। किस रूप में रेफर किया गया उसको? अलाउद्दीन इज रेफर्ड एज सेकंड अलेक्जेंडर, डिवाइन शैडो, डिवाइन शैडो एंड डिफेंडर ऑफ वर्ल्ड। दूसरा सिकंदर, ईश्वर की छाया तथा संसार का रक्षक बताया गया। अलाउद्दीन इज रेफर्ड एज सेकंड अलेक्जेंडर, डिवाइन शैडो एंड डिफेंडर ऑफ वर्ल्ड। क्या क्या बताया गया अलाउद्दीन को? बताओ देखे। दूसरा सिकंदर, ईश्वर की छाया और संसार का रक्षक, डिवाइन शैडो, डिफेंडर ऑफ वर्ल्ड और सेकंड अलेक्जेंडर। कोई पूछेगा दिल्ली का कौन सा सुल्तान खुद को दूसरा सिकंदर बताता था? अलाउद्दीन खिलजी। ऐसी जानकारी हमें राजस्थान में कहां से मिलती है? चित्तौड़ में। किससे? तो मकबरे का अभिलेख से। मकबरा किसने बनवाया था? खिजर खान। 1311 तक यहां पे रहा। कब तक रहा? फिर उसने एक दिन अलाउद्दीन को फोन किया कि डैडी 8 साल हो गए पोस्टिंग किए हुए, ट्रांसफर तो करो, मेरा मन ही लगता, सारे दोस्त तो मेरे दिल्ली रह गए, मैं यहाँ अकेला चित्तौड़ के अंदर बैठा हूँ। तो अलाउद्दीन ने कहा ठीक है तुम आ जाओ। तो उसने कहा चित्तौड़ किसको दे के आऊंगी? एक बंदा मैं भेज रहा हूँ तेरे पास, बड़ी बड़ी मूछें उन अंकल के, उन अंकल को दे दो। उन अंकल का नाम था मालदेव सोनगरा। क्या नाम था? तो 1311 में चित्तौड़ किसको भेज दिया गया? मालदेव सोनगरा। आप लिखो फिर मैं समझाता हूं। कालांतर में लेटर ऑन कालांतर में लेटर ऑन चित्तौड़ का किला मालदेव सोनगरा को दे दिया गया। चित्तौड़ फोर्ट वॉज हैंडेड ओवर टू मालदेव सोनगरा। चित्तौड़ का किला मालदेव सोनगरा को दे दिया गया। चित्तौड़ फोर्ट वॉज हैंडेड ओवर टू मालदेव सोनगरा। चित्तौड़ का किला मालदेव सोनगरा को दे दिया गया। चित्तौड़ फोर्ट वॉज हैंडेड ओवर टू मालदेव सोनगरा। इसे मुछाड़ा मालदेव भी कहा जाता है। ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज मुछाड़ा मालदेव।
इसे मूछड़ा मालदेव भी कहा जाता है। मूछवाड़ा मालदेव, मूछड़ा, इसे मूछड़ा मालदेव भी कहा जाता है। इंग्लिश में ये लिखना भाई, मूछड़ा मालदेव, बियर्डो मालदेव मत कर लेना आपने, इसे मूछड़ा मालदेव इसे मूछड़ा मालदेव भी कहा जाता है। इज ऑल्सो कॉल्ड एज मूछड़ा मालदेव। अच्छा एक बात सुनो, देखो मैंने बताया मालदेव सोनग्रा, सोनग्रा सुनते आपके कोई शब्द याद आया होगा? जालोर, जालोर में सोनग्रा चौहान थे। जालोर वाले सोनग्रा चौहान अलाउद्दीन से कब हारते हैं? 1311। कब हारते हैं? मैं भी कह रहा हूं मालदेव सोनग्रा यहाँ पे चित्तौड़ में कब आया? 1311। हुआ यूं कि जालोर का राजा कन्नड़देव सोनग्रा, कन्नड़देव सोनग्रा युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया। उसका छोटा भाई है, उसका नाम क्या है? मालदेव सोनग्रा। ये जिंदा पकड़ लिया गया। अलाउद्दीन इसको पकड़ के दिल्ली ले गया। इसने अलाउद्दीन का अधीनता स्वीकार कर ली। इसने कहा ठीक है भाई, तू कहेगा वैसे कर लेंगे। अलाउद्दीन ने कहा मेरी तरफ से चित्तौड़ का किला संभाल ले। कौन सा संभाल ले? तो मालदेव सोनग्रा किसका छोटा भाई है? पल्ले पड़ जाएगी बात, लिख लो। यह जालोर के कन्नड़देव सोनग्रा का छोटा भाई था। ही वाज यंगर ब्रदर ऑफ कन्नड़देव सोनग्रा ऑफ जालोर। यह जालोर के कन्नड़देव सोनग्रा का छोटा भाई था। ही वाज यंगर ब्रदर ऑफ कन्नड़देव सोनग्रा ऑफ जालोर। जालोर के कन्नड़देव सोनग्रा क्या था? मैंने एक दिन आपको बताया था कि अलाउद्दीन ने राजस्थान में जो भी अटैक किए थे उनकी जानकारी जिस किताब से मिलती है उस किताब का नाम है खजाइन उल फुतूह है। क्या नाम है? या उस किताब का एक और नाम क्या है? तारीख ए अलई। क्या नाम है? किसकी किताब है? तो अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण की जानकारी कौन देता है? अमीर खुसरो। लिख लो, अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण की जानकारी दी। अमीर खुसरो गिव इंफॉर्मेशन अबाउट अलाउद्दीन अटैक ऑन चित्तौड़। अलाउद्दीन, अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण की जानकारी दी है। अमीर खुसरो गिव इंफॉर्मेशन अबाउट अलाउद्दीन अटैक ऑन चित्तौड़। अलाउद्दीन खिलजी के कहां अटैक किया उसने? चित्तौड़ आक्रमण की जानकारी दी। गिव इंफॉर्मेशन अबाउट अलाउद्दीन अटैक ऑन चित्तौड़। लिख लो, अमीर खुसरो की पुस्तक दोबारा याद हो जाएगी इस बहाने। कौन सी बुक है? नाम बोलो देखे। खजाइन उल फुतूह है। क्या नाम है? वापस बोलो एक बार, या इसी का एक नाम और बताया था मैं? तारीख अलग। और जलालुद्दीन वाले आक्रमण कौन सी किताब में? मिफ्ताह उल फुतूह है। क्या नाम है? लिख लो। खजाइन उल फुतूह है या तारीख ए अलग, किसकी किताब है? क्या जानकारी देती है? चित्तौड़ अटैक किसने किया? कौन से राजा के टाइम? रतन सिंह के सेनापति कौन कौन है? गोरा और बादल। इस समय चित्तौड़ का कौन सा साका हुआ था? जौहर किसने किया? केसरिया किसके नेतृत्व में हुआ? अलाउद्दीन ने कब्जा कब किया? 25 अगस्त 1303। चित्तौड़ का नाम बदल के कितने लोग कटवाए? किसको सौंपा चित्तौड़ का किला? कौन सी नदी पे पुल बनवाया? और क्या बनवाया? बाद में किसको दे दिया गया? मालदेव सोनग्रा। उसे और क्या कहा जाता है? कन्नड़देव सोनग्रा। क्या लगता है? छोटा। पद्मिनी के बारे में दो चार बातें और लिख लेते हैं, इसी में हेडिंग डालो पद्मिनी। पद्मिनी, इसी में एक हेडिंग डालो पद्मिनी, है ना? ऐसा बताया जाता है कि पद्मिनी सिंहल देश की राजकुमारी थी। कौन सी द्वीप की राजकुमारी थी? लिखो थोड़ा सा फिर मैं समझाता हूं। यह सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी। शी वॉज प्रिंसेस ऑफ सिंहल आइलैंड। यह सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी। शी वॉज प्रिंसेस ऑफ सिंहल आइलैंड। ठार ठार खाओ, धीमे धीमे अभी बताते हैं। यह सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी। कहां की राजकुमारी थी? सिंहल द्वीप की। पिता का नाम लिखो, गंधर्व सेन। पिता गंधर्व सेन। माता का नाम लिखो, चंपावती।
पिता का नाम क्या है? गंधर्वसेन। माता का नाम क्या है? चंपावती। पिता का नाम क्या था? माता का नाम? ऐसी कहानियां हैं कि पद्मिनी सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी। सिंहल द्वीप, जैसा कि आप कह रहे हैं, सिंहल द्वीप आज हम मानते हैं ये श्रीलंका है। क्या है? श्रीलंका को सिंहल द्वीप कहते हैं, पर अपने सिंहल द्वीप ही कहा जाएगा, श्रीलंका छोड़ा जाएगा। सिंहल द्वीप की एक राजकुमारी है, राजकुमारी का नाम क्या है? पद्मिनी नाम की राजकुमारी। रतन सिंह जी चित्तौड़ के राजा है। कहाँ के राजा? चित्तौड़ के राजा। कहते एक बार रतन सिंह जी के पास में एक तोता आया। कौन आया? और उस तोते ने आगे रतन सिंह जी कहा, रतन सिंह जी यहां से 7 समंदर पार। कितने पार? एक इतनी सुंदर सुंदर जैकलिन फर्नांडिस रहती है, श्रीलंका की तो वही है। पानी पीती है ना तो गले में से दिखता है वैसा, और आपको शादी करनी चाहिए उससे। और रतन सिंह जी तोते की बात मान के कहां पर चले गए? सिंहल। अब वहां जाके अगली सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी, कैसे मिलते उससे? तो वहां जाके एक दिन तो प्रयास किए, प्रयास सफल नहीं हुए, तो वहां पे सन्यासी बन गए। क्या बन गए? 7 साल तक सन्यासी के बेस में घूमते रहे। कितने साल तक? 7 साल बाद में एक दिन गंधर्वसेन को मिले। तो गंधर्वसेन ने कहा, यार जेंटलमैन, बड़े यंग एज के बंदे लगते हो यार, इस युवावस्था में तुमने सन्यास धारण क्यों कर लिया? क्या कारण रहा? ऐसा क्या दुख हुआ तुम्हारे जीवन में कि तुम सन्यासी बन गए? और रतन सिंह ने कहा कि साहब, मेरा दुख तो आपके महलों के अंदर है। और पता चला गंधर्वसेन को कि रतन सिंह तो मेरी राजकुमारी पद्मिनी से शादी करना चाहते हैं। सिंहल द्वीप छोटा सा, श्रीलंका छोटा सा बेचारा, उनकी क्या औकात कि रतन सिंह को मना करे। मेवाड़ बड़ा स्टेट था, वो तो राजी राजी उड़ते। उनका साहब हम तो तैयार बैठे, आप पहले कहते हम तो ब्याह कर देते। और गंधर्वसेन और चंपावती ने अपनी राजकुमारी पद्मिनी की शादी किसके साथ कर दी? किसके साथ? देखो, यह है रतन सिंह की रानी थी, शी वाज क्वीन ऑफ रतन सिंह। यह है रतन सिंह की रानी थी, शी वाज क्वीन ऑफ रतन सिंह। रतन सिंह के दरबार में एक ब्राह्मण रहता है, उस ब्राह्मण का नाम है राघव चेतन। क्या नाम है? ऐसा कहते हैं एक दिन उसने पद्मिनी को देखा, और पद्मिनी को देखते ही वो गिर गया। रतन सिंह जी को इस बात का पता चला। उनका, पंडित जी इतनी खोटी खोटी नजरें आपकी, भागे यहां से, टांगे तोड़ दूंगा। और राघव चेतन को अपने दरबार से बाहर निकाल। राघव चेतन कहां जाए? तो दुश्मन का दुश्मन अच्छा दोस्त। और रतन सिंह का दुश्मन कौन? दिल्ली वाले। दिल्ली उससे बनती नहीं थी मेवाड़ वालों की। दिल्ली में कौन बैठा हुआ? अलाउद्दीन खिलजी। और कहते राघव चेतन अलाउद्दीन खिलजी के पास गया। उसने अलाउद्दीन खिलजी को जाके पद्मिनी की सुंदरता का बखान किया, और उसको आगे तुझे किससे शादी करनी चाहिए? पद्मिनी। और कहते अलाउद्दीन ने इसलिए अटैक कर दिया था। तो अलाउद्दीन को पद्मिनी की सुंदरता बताने वाला कौन है? देखो, राघव चेतन नामक ब्राह्मण ने, ए ब्राह्मण ने राघव चेतन, राघव चेतन नामक ब्राह्मण ने, ए ब्राह्मण ने राघव चेतन, राघव चेतन नामक ब्राह्मण अलाउद्दीन को पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताया था। टोल्ड अलाउद्दीन अबाउट ब्यूटी ऑफ पद्मिनी। अलाउद्दीन को पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताया था। टोल्ड अलाउद्दीन अबाउट ब्यूटी ऑफ क्वीन पद्मिनी। अलाउद्दीन को पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताया था। टोल्ड अलाउद्दीन अबाउट ब्यूटी ऑफ क्वीन पद्मिनी। अच्छा, ये मैंने जितनी भी आपको कहानी सुनाई, ये कहानी अपने को सुनाता है मलिक मोहम्मद जायसी। कौन सुनाता है? क्या नाम है राइटर का, बताओ देखिए? मलिक मोहम्मद। मलिक मोहम्मद जायसी 1540 में अवधी भाषा में, कौन सी भाषा में? अवधी भाषा में एक बुक लिखता है। उस बुक का नाम है पद्मावत। बुक का नाम क्या है? कौन सी भाषा में? अयोध्या के आसपास की जो भाषा, उसको क्या कहते हैं? मतलब यूपी की भाषा, उसका नाम क्या है? अवधी। उस भाषा में कब बुक लिखी गई? कौन सी बुक लिखी गई? किसके द्वारा? ये सारी जानकारियां उसके अंदर है। लिखो, 1540 ईस्वी में, इन 1540 एडी, 1540 ईस्वी में, इन 1540 एडी, मलिक मोहम्मद जायसी ने, मलिक मोहम्मद जायसी, ये वहीं यूपी का ही था। यूपी में एक जगह का नाम सुना आपने, जौनपुर। ये जौनपुर का था। मलिक मोहम्मद जायसी ने अवधी भाषा में पद्मावत नामक पुस्तक लिखी थी। रोट ए बुक नेम्ड पद्मावत इन अवधी लैंग्वेज। अवधी भाषा में पद्मावत नामक पुस्तक लिखी थी। रोट ए बुक नेम्ड पद्मावत इन अवधी लैंग्वेज। अवधी भाषा में पद्मावत नामक पुस्तक लिखी थी। रोट ए बुक नेम्ड पद्मावत इन अवधी लैंग्वेज।
अवधी भाषा में पद्मावत नामक पुस्तक लिखी थी। कौन सी बुक लिखी थी? पद्मावत। किसने? मलिक मोहम्मद जायसी ने। कब लिखी? ये ऊपर वाली सारी बातें कि वो सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी, पिताजी ये मम्मी ये वहां गए थे, ये सारी जानकारी कौन देता है? मलिक मोहम्मद जायसी। कौन सी किताब में? पर ये ढंग के झूठ है, ऐसा कुछ ही नहीं था भाई। इस कहानी में सीधे सीधे लोचे हैं। रतन सिंह का शासनकाल है 1 साल, 1302 से 1303। आप कह रहे हो 7 साल तक जोगी बन के घूमता रहा। इस कहानी का दूसरा विश्वास करने वाली नई बात वाली तो यह है कि यार ऐसे तोते कहाँ हैं जो आके कहते हैं कि भाई साहब पिछली वाली गली में चलो देखे, है ना, इवनिंग वॉक उधर किया करो, थोड़ा माहौल ठीक रहेगा आपके लिए। पहली बात तो एक तोता आया, उसने रतन सिंह को कहा कि मैंने एक सुंदर राजकुमारी देखी, तुम चलो। राजा चला और गया। मतलब राजा का और कोई काम ही नहीं था, फ्री बैठा था उधर जाके आराम से कि चलो यार ये तो कर लेता हूं पहले, बाकी वाले काम बाद में हो जाएंगे। तोते के पीछे पीछे गया और वहां से शादी करके आ गया। फिर सिंहल द्वीप का मतलब श्रीलंका। सिंहल द्वीप का मतलब आज के हिसाब से क्या मानते हैं? तब ऐसा कोई श्रीलंका के साथ अपना इधर का आदान प्रदान भी नहीं था। तो ये ढंगा झूठ है। एक तो किताब लिखी हुई है 1540 में। कब लिखी गई? घटना है 1303। घटना कब की है? 1303 को 1540 में लिखोगे, 250 साल बाद। कितने साल बाद? कहानियां इतने में कई नमक मिर्च लगाती है। तो अपने हिसाब से मलिक मोहम्मद जायसी ने नमक मिर्च लगा के लिख लुका दी। अपने को क्या हमेशा कहानियों में मजे आए, हमें इतिहास पढ़ना नहीं होता, हमें क्या सुननी होती है? कहानियां। हमें उन कहानियों पे विश्वास और हो गया और हम ये मानने और लग गए। यदि को थोड़ा सा राजस्थानी भाषा के भी पुराने ग्रंथ उठा के देख लेता तो उनके अंदर ही मिल जाता कि पद्मिनी अपने बीकानेर में एक जगह पड़ती है पुगल। कौन सी जगह? सोती सभ्यता वाले सावणी और पुगल पढ़ते हैं, ये पुगल की राजकुमारी थी। अनपढ़ से अनपढ़ आदमी गांव में बैठा बैठा दुआ बोलता रहता है, पुगल गडरी पदमणि तू रानी सिरमोड़, जैसलमेर जलम लियो परणी गढ़ से तोड़। पुगल गडरी पदमणि, हे पुगलगढ़ की पद्मिनी, तू रानी सिरमोड़, तू सभी रानियों में क्या है? सुप्रीम है, सिरमोड़ है। जैसलमेर जलम लियो। तब ये पुगल वाला स्टेट जो था किसके अंडर में आता? जैसलमेर। कौन से राज्य में पैदा हुई? जैसलमेर। परणी गढ़ से तोड़, तेरी शादी कहां हुई? इसका मतलब ये जगह तो पुगल थी, पर यूपी का एक बंदा लिख रहा है, उसने पुगल 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 सुनते सुनते उस तक हो गए सिंगल। वो लिखता है सिंगल, और सिंगल से अपना इतिहासकारों ने क्या बना दिया? ये लोचा है इसके अंदर। इसके अलावा और दूसरी कोई भी बातें। फिर धीरे धीरे कहानियों के साथ कहानियां और जुड़ती चली जाती है। इतनी कहानियां जुड़ जाती है कि उसका मूल रूप जो होता है वो क्या हो जाता है? समाप्त। वरना आज भी पश्चिमी राजस्थान के अंदर किसी भी सुंदर लड़की के लिए कहते हैं कि पुगल की पद्मणी है। पुगल की मतलब अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी जो उपमाएं देता है तो पद्मिनी को कहां की बताता है? पुगल। ये भगवान जाने कहां से सिंगल लायर, सिंगल का क्या बना गए? सिंहल। अपने को ऐसी किन्हीं भी बातों पर विश्वास नहीं करना। और फिर मैंने उस दिन बात बताई थी, ऐसी कहानियों पे बन जाती है फिल्में। ऐसी कहानियों पे क्या बन जाती है? इसलिए गांव वाले कहते हैं कि इस प्रकार की जो भी झूठी झूठी बातें होती है, गांव में कोई झूठी झूठी बातें करने वाला आदमी भी होता है, गांव वाले कहते हैं हाँ फिल्म है। क्या है? फिल्म है। तो बस फिल्में भी ऐसी बन जाती है, उन पे फालतू विवाद खड़े हो जाते हैं। इसी घटनाओं का इतिहास के साथ कोई लेना देना सिंपल है। एक राजा है रतन सिंह, उसकी रानी का नाम क्या है? पद्मिनी है। अलाउद्दीन खिलजी पूरे भारत में अटैक कर रहा है तो उधर भी अटैक कर रहा है। एक कारण ये हो सकता है कि रानी सुंदर रही हो, इसलिए वो रानी से भी शादी करना चाहता हो, इस चक्कर में अटैक किया हो। लेकिन रानी जोहर कर गई, राजा लड़ता हुआ क्या कर गया? केसरिया। वो कब्जा करके 30,000 लोगों को कटवा गया, और कटवाने के बाद यहाँ पे कब्जा करके किसको सौंप गया? अपने बेटे। याद रह जाएगा। अपने याद रखने वाला ये है कि मलिक मोहम्मद जायसी की बुक का नाम याद रख लेना। क्या नाम है? कब लिखी गई? कौन सी भाषा में? याद रहेगी। बाकी मम्मी पापा सिंहल द्वीप कुछ ही याद नहीं करना, कभी नहीं पूछते, ये बकवास है। मेरे को इसलिए पढ़ाना पड़ता है कि मैं नहीं पढ़ाऊं तो स्टूडेंट को लगता है इंपॉर्टेंट चीज तो खा गए, पद्मिनी वाली कहानी तो बताई नहीं, तो अब इंपॉर्टेंट चीज बता दी मैंने आपको, अब अगला लिख लो। फिर मलिक मोहम्मद जायसी इतिहासकार था भी नहीं जी। मलिक मोहम्मद जायसी कवि था। साहित्य अलग चीज होता है, इतिहास अलग चीज होती है। कवि थोड़ी लग्जरी लेता है, अपनी तरफ से लेता है। हम पढ़ते हैं हिंदी में, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे। कभी थोड़ी तुलनाएं भी करता है, उपमाएं भी देता है, चीजों को बढ़ा चढ़ा के भी लिखता है, अपनी तरफ से नमक मिर्च लगाता है, उसने लगा दी। ये तो इतिहासकारों को ध्यान में रखना चाहिए था यार, कविता से इतिहास नहीं ढूंढा जाता, इतिहास इतिहास की किताबों से ढूंढा जाता है। इतिहास पढ़ा नहीं, कविताओं का आधार पर इतिहास लिख गए। अगला राजा कौन है अपना? हुआ क्या? देखो इधर देखो, एक कोई राज्य होता उसमें एक तो होता राजा, बाकी सब होते उसके सामंत। बाकी सब क्या होते? राजा है यहां का रतन सिंह। राजा कौन है?
अच्छा, जो भी राजा बनते थे ना मेवाड़ में, वो नाम क्या क्या लगाते? रावल। क्या लगाया करते? शुरुआत में रावल लगाते, थोड़े बड़े राजा होने लगे तब क्या लगाने लगे थे? महारावल लगाने लगे थे। एक जगह है यहां पर, उस जगह का नाम है सिसोदा। कौन सी जगह? अच्छा, राजा जब लड़ाई करता तो उसके सारे सामंत भी उसके साथ देंगे भाई, सामंत उसके भाई बंधु ही हुआ करते। तो जब 1303 वाली लड़ाई हुई अलाउद्दीन खिलजी के साथ में, तब सिसोदा के जो सामंत है उनका नाम है लक्ष्मण सिंह। क्या नाम है? तो रतन सिंह ने अपने सारे सामंतों को मैसेज भेजा कि तुम सारे लड़ने के लिए आओ भाई मेरी तरफ से। तो उधर सिसोदा से लड़ने के लिए कौन गए? लक्ष्मण। साक्य का मतलब है जितने लोग होंगे सारे लड़ते हुए मारे जाएंगे। तो लक्ष्मण सिंह मरे और लक्ष्मण सिंह के 7 बेटे मर गए। लक्ष्मण सिंह और लक्ष्मण सिंह के 7। इन 7 बेटों में एक बड़ा बेटा, उसका नाम है अरी सिंह। क्या नाम है? अरी सिंह मर गया। अरी सिंह का जो बेटा है हमीर, अरी सिंह का बेटा कौन है? हमीर अब यहाँ का सामंत बना। अच्छा, अलाउद्दीन ने राजधानी पे कब्जा किया, बाकी दूर दराज के गांवों में कब्जे थोड़ी होंगे, गांव के अंदर तो जो लोग बैठे हैं वो बैठे रहेंगे। राजधानी पे किसका कब्जा हो गया? अलाउद्दीन। ये सामंत पहले टैक्स किसको दिया करते थे? रतन सिंह। अब अलाउद्दीन ने कहा तुम मुझे टैक्स दो। अब यहाँ सिसोदा का सामंत कौन बना हुआ है आपका? हमीर। कौन बना हुआ है? हमीर थोड़ा बड़ा, जब ये घटनाक्रम हुआ तब ये टाबर था, थोड़ा बड़ा हुआ तब इसने नोटिस किया कि यार अपने तो ये चित्तौड़ जो था पहले अपने पास हुआ करता था, अपने दादा परदादाओं के पास था, लेकिन अपने से कौन छीन गया? अलाउद्दीन। अलाउद्दीन किसको छोड़ गया? खिजर खान। खिजर खान से किसके पास आ गया? मालदेव सोनग्रा। और अब तो मालदेव सोनग्रा के भी बेटे के पास था बनवीर सोनग्रा। किसके पास में था? चित्तौड़ किसके पास है बताओ देखिए। और चित्तौड़ वाले किसको टैक्स दे रहे हैं? दिल्ली, क्योंकि दिल्ली वाले बिठा के गए हैं उनको, तो इसलिए वो दिल्ली वालों को उधर टैक्स देते हैं, दिल्ली वालों की बातें मानते हैं। हमीर को बड़ा बुरा लगता है। अमीर को लगता है यार देखो हमारा था और ये बनवीर सोनग्रान कब्जे करके बैठे हैं, ये टैक्स किसको दे रहे थे? दिल्ली। उसने अपने अड़ोसी पड़ोसी और जो इसके बराबर यंग एज वाले थे उन सबको इकट्ठा किया, एक सेना बनाई। एक दिन इसने चित्तौड़ पर हमला किया, बनवीर सोनग्रा को भगा दिया और चित्तौड़ पर दोबारा क्या कर लिया? रतन सिंह के टाइम में गोहिलों के हाथ से चित्तौड़ निकल गया था। वापस कोई गोहिल जो वापस चित्तौड़ पे आगे कब्जा करता है वो कौन था? हमीर। कौन था? कौन से गांव का था? इसलिए कहलाया सिसोदिया। क्या कहलाया? इसने कहा मैं गोहिल तो हूं लेकिन गोहिलों में भी सिसोदा गांव का गोहिल हूं, इसलिए क्या कहलाऊंगा? क्या कहलाया? अच्छा, रतन सिंह अपने नाम क्या क्या लगाते थे? रावल। ये सिसोदा वाले नाम क्या लगाते थे? राणा। ये नाम क्या क्या लगाते? राजा जो होते वो तो लगाते रावल, और ये जो सामंत वगैरह होते नाम क्या क्या लगाते? रण। इसने कहा मैं राणा हूं तो अब भी नाम क्या क्या लगाऊंगा? राणा। इसलिए हमीर से पहले वाले सारे लगाते थे रावल, हमीर से बाद वाले सारे के सारे क्या लगाएंगे? रण। हमीर से पहले भी गोहिल वंश है, हमीर के बाद में भी गोहिल वंश है, लेकिन अब जो गोहिल वंश की ब्रांच हो गई वो ब्रांच कौन सी होगी? हमीर किसको हरा के कब्जा करता है? बनवीर। याद रहेगी बात है, लिख लो। बनवीर सोनग्रा को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है। He defeated बनवीर सोनग्रा and captured चित्तौड़। बनवीर सोनग्रा को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है। He defeated बनवीर सोनग्रा and captured चित्तौड़। बनवीर सोनग्रा को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है। He defeated बनवीर सोनग्रा and captured चित्तौड़। लिखो, यह है सिसोदा गांव का था, यह है सिसोदा गांव का था। ही बिलोंग्ड टू विलेज नेम्ड सिसोदा, राजसमंद में पड़ता है सिसोदा। यह है सिसोदा गांव का था। ही बिलोंग्ड टू विलेज नेम्ड सिसोदा। हाँ हाँ हाँ। 2 में राजा बना, 3 में मर गया। हाँ, 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पे कब्जा कर लिया। 1311 तक रहा था खिजर खान। 1311 के बाद में यहां पर आ गया था मालदेव सोनग्रा। मालदेव सोनग्रा का बेटा बनवीर सोनग्रा। नहीं समझी तुम? पल्ले पड़ गई बात? चल देखो क्या लिखा है। यह है सिसोदा गांव का था। ही बिलोंग्ड टू विलेज नेम्ड सिसोदा। अतः यहां से, सो फ्रॉम हियर, अतः यहां से, सो फ्रॉम हियर, गोहिल वंश की सिसोदिया शाखा का शासन प्रारंभ होता है। रूल ऑफ सिसोदिया ब्रांच ऑफ गोहिल डायनेस्टी इज स्टार्टेड। गोहिल वंश की सिसोदिया शाखा का शासन प्रारंभ होता है। सिसोदिया ब्रांच ऑफ गोहिल डायनेस्टी इज स्टार्टेड। गोहिल वंश की सिसोदिया शाखा का शासन प्रारंभ होता है।
Sisodia branch of Gohil dynasty. Rule of Sisodia branch of Gohil dynasty is started. गोहिल वंश की कौन सी शाखा का? सिसोदिया शाखा का शासन प्रारंभ होता। लाइन चेंज कर लिखो। इसने राणा उपाधि का प्रयोग किया था। ही एडोप्टेड टाइटल ऑफ राणा। इसने राणा उपाधि का प्रयोग किया था। ही एडोप्टेड टाइटल ऑफ राणा। तो रावल तो कहां तक चले? रतन सिंह। राणा कहां से शुरू हो गए? हमीर। इसने राणा उपाधि का प्रयोग किया था। कौन सी उपाधि का प्रयोग किया? किसको हरा के भगाया था इसने? यहां से बनवीर को हरा के भगाया। तो बनवीर भाग के कहां जाएगा? दिल्ली। क्योंकि बनवीर किसकी सहायता से बैठा? दिल्ली वालों। भाई खिजर खान को अलाउद्दीन छोड़ के गया, फिर ये दिल्ली वालों को टैक्स देते थे। पर दिल्ली की सत्ता चेंज थी। दिल्ली में इन दिनों सुल्तान बना हुआ मोहम्मद बिन तुगलक। कौन है? और बनवीर सोनग्रा भाग के मोहम्मद बिन तुगलक के पास गया और मोहम्मद बिन तुगलक को कहा कि भाई मोहम्मद बिन तुगलक, तूने तो हमें चित्तौड़ दे रखा था, हम तेरे को टैक्स भी देते थे। उसने कहा हाँ यार, तुम तो बड़े सियाने आदमी हो, टाइम टू टाइम टैक्स भेजते हो। कहा बस अब नहीं भेजेंगे। क्यों नहीं भेजोगे? तो अब हमारे पास चित्तौड़ नहीं है। तो चित्तौड़ किसने छीन लिया? कि राणा हमीर सिसोदिया। कौन छीन गया? राणा अमीर। राणा उसकी उपाधि है, सिसोदा से आया था इसलिए क्या कहलाया? उन्हें ये कौन है? कि साहब ये सिसोदा का सामंत था और मेरे को हरा कर उसने यहाँ पर दोबारा क्या कर लिया? कब्जा हो गया। गोहिलों का किला, गोहिल रखेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा मेरे साथ चल, बदला लेंगे। तो बनवीर सोनग्रा का साथ देने के लिए कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक। कहाँ का सुल्तान है? हमीर को पता चला कि मोहम्मद बिन तुगलक को लेके आ रहा है कौन? बनवीर सोनग्रा। उसने कहा तुम होल्ड कर, उधर ही रह, मैं ही आ जाता हूँ सामने। बांसवाड़ा के अंदर एक जगह पड़ती है सिंगोली। कौन सी जगह? सिंगोली में युद्ध होता है। सिंगोली वाले युद्ध के अंदर हमीर मोहम्मद बिन तुगलक को हरा देता है। किसको हरा देता है? देखो, सिंगोली के युद्ध में, इन बैटल ऑफ सिंगोली। सिंगोली के युद्ध में, इन बैटल ऑफ सिंगोली। सिंगोली के युद्ध में, इन बैटल ऑफ सिंगोली। सिंगोली के युद्ध में, इन बैटल ऑफ सिंगोली हमीर ने मोहम्मद बिन तुगलक को हराया था। कोष्टक में दिल्ली लिख लेना। हमीर डिफीटेड मोहम्मद बिन तुगलक। हमीर ने मोहम्मद बिन तुगलक को हराया था। हमीर ने मोहम्मद बिन तुगलक को हराया था। हमीर डिफीटेड मोहम्मद बिन तुगलक। हमीर ने किसको हराया था? अच्छा देखो, मेवाड़ एक बार गोहिलों के हाथ से निकल गया था। रतन सिंह के टाइम में हाथ से निकल गया, वापस गोहिलों में लाने वाला कौन है? हमीर। मैं कहता हूं एक बार मेवाड़ डूब गया, इसने मेवाड़ को वापस आके बचाया। बचाने वाले के लिए अपने एक अच्छा शब्द यूज में लेते हैं, उद्धारक। क्या बोलते हैं? तो इसने क्या किया? मेवाड़ का उद्धार। इंग्लिश वाला वर्ड ज्यादा अच्छा है, रिवाइव। किसी भी चीज को क्या करना? रिवाइव। पहले वो डूब गई थी, इसने क्या की? रिवाइव। तो ये मेवाड़ का क्या कहलाता है? उद्धारक। या मेवाड़ क्या कहलाएगा? रिवाइवर। लिख लो, इसे मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। ही इज कॉल्ड एज रिवाइवर ऑफ मेवाड़। इसे मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। ही इज कॉल्ड एज रिवाइवर ऑफ मेवाड़। इसे किसे? इसे मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। ही इज कॉल्ड एज रिवाइवर ऑफ मेवाड़। क्या कहा जाता है? मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। इसको पूछा गया, अरे यार अमीर तुम तो बड़े शक्तिशाली हो, आराम से जीत गए चित्तौड़। इतने कहा साहब मैं कौन हूं करने वाला? करने वाली तो बरबड़ी माता है। करने वाली कौन सी माता है? कौन सी माता का भक्त था? बरबड़ी माता का एक नाम और है, अन्नपूर्णा माता। क्या नाम है? तो इसने चित्तौड़ में माता जी का मंदिर बनवा दिया। कौन सी माता जी का? बरबड़ी माता। या क्या कह सकते हैं इनको? लिख लो, इसने चित्तौड़ में बरबड़ी माता का मंदिर बनवाया। कोष्टक में अन्नपूर्णा लिख लेना। ही बिल्ट बरबड़ी माता टेम्पल एट चित्तौड़। इसने चित्तौड़ में बरबड़ी माता का मंदिर बनवाया। ही बिल्ट बरबड़ी माता टेम्पल एट चित्तौड़। चित्तौड़ में बरबड़ी माता का मंदिर बनवाया। ही बिल्ट बरबड़ी माता टेम्पल एट चित्तौड़। चित्तौड़ में कौन सी माता जी का मंदिर बना है? बरबड़ी माता का एक और नाम क्या? एक लाइन लिखो फिर मैं समझाता हूं। देखो, यह मेवाड़ के गोहिल वंश की इष्ट देवी थी। शी इज टोटलरी डाइटी ऑफ गोहिल डायनेस्टी ऑफ मेवाड़। यह मेवाड़ के गोहिल वंश की इष्ट देवी थी। शी इज टोटलरी डाइटी ऑफ गोहिल डायनेस्टी ऑफ मेवाड़। यह मेवाड़ के गोहिल वंश की इष्ट देवी है। शी इज टोटलरी डाइटी ऑफ गोहिल डायनेस्टी ऑफ मेवाड़। क्या है मेवाड़ के गोहिल वंश की? कौन सी माता जी? बरबड़ी माता है। क्या नाम है?
एक लाइन यही लिखो, फिर मैं समझाता हूं। लिखो कुल देवी बराबर बाण माता। क्लेन डाइटी, लिख लो। अब कोई पूछे मेवाड़ वालों की इष्ट देवी कौन सी है, तब तो कौन सी है? बरबड़ी माता। कुल देवी कौन सी है? अब सुन लो मेरी बात। पूरे भारत में, या भारत नहीं, भारत से बाहर भी कहीं भी गोहिल वंश रहता है। गोहिल वंश, वंश को बोलते हैं कुल। वंश को क्या बोलते हैं? वंश बोल दो, कुल बोल दो, डायनेस्टी बोल दो, क्लेन बोल दो, एक ही बात है। तो पूरे वंश की एक फिक्स देवी होती है, इसको क्या बोलते हैं? कुल देवी। तो सारे गोहिलों की कुल देवी कौन हुई? वो बोले गोहिल मेवाड़ के हो, वो बोले डूंगरपुर के, वो बोले बांसवाड़ा के, वो बोले प्रतापगढ़ के, वो बोले शाहपुरा के, वो बोले नेपाल के। नेपाल में भी गोहिल थे। नेपाल में कौन थे? अभी मैं बता दूंगा। नेपाल वाले भी गोहिल हुआ करते थे। तो सब जगह जितने भी गोहिल होंगे उन सबकी कुल देवी कौन सी होगी? पर उसके अलावा जो कोई दूसरी देवी को मानने लग जाए वो उनकी क्या हो जाए? इष्ट। बाण माता को तो मान नहीं रहे हो। मेवाड़ वालों ने बरबड़ी माता को और मानना शुरू कर दिया, तो बरबड़ी माता उनकी क्या हो गई? इष्ट। डूंगरपुर वालों ने और किसी को मानना शुरू कर दिया, तो वो डूंगरपुर वालों की इष्ट देवी। बांसवाड़ा वालों की इष्ट देवी अलग, नेपाल वालों की इष्ट देवी अलग, महाराष्ट्र वालों की इष्ट देवी। तो इष्ट देवियां अलग अलग हो सकती है। कुल देवी क्या होती है? इसका मतलब कुल देवी एक होती है, इष्ट देवियां खूब सारी हो सकती है। इसका मतलब कुल देवी जो होती है वो कंपलसरी होती है, इष्ट देवी ऑप्शनल होती है। चाहो तो मान लो और चाहो तो मत मानो। तो मेवाड़ वालों की या सब गोहिलों की कुल देवी तो कौन सी है? बाण माता। पर हमीर कहता बरबड़ी माता का आशीर्वाद से जीता, तो मेवाड़ वाले सिसोदिया, मेवाड़ वाले गोहिल बाद में और किसको मानने लग गए? पहले बढ़ गई बात। लिखो हमीर की उपाधियां, टाइटल्स ऑफ हमीर। हाँ चितौड़, पर लिखना नहीं, बाद में पढ़ लेंगे अपने आगे। लिखो हमीर की उपाधियां, टाइटल्स ऑफ हमीर। मैं लिखूं वैसे वैसे उतार लो, फिर अपने बात करेंगे। हैं कुलदेवी बाण माता कुलदेवी किसने माना? गोहिलों ने। हैं गोहिल का नाम गोहिल है। गोहिल वंश का स्थापना किसने की? बस। तीनों लिखो, फिर मैं समझाता हूं। देखो पहली उपाधि क्या लिखी हुई है? विषम घाटी पंचानन। क्या लिखी हुई है? विषम घाटी पंचानन। दूसरी उपाधि क्या है? वीर राजा। तीसरी उपाधि क्या है? प्रबल हिंदू। कौन कौन सी तीन उपाधियां बताओ देखे? विषम घाटी पंचानन, वीर राजा और प्रबल। दोबारा बोलो देखे। विषम घाटी पंचानन, वीर राजा और प्रबल हिंदू। अब सुनो देखो, पहली उपाधि क्या है? विषम घाटी पंचानन का मतलब होता है शेर। पंचानन का मतलब क्या होता है? आनन। आनन का मतलब होता है मुंह, मस्तक। आनन का मतलब क्या होता है? नॉर्मली हम ये कहते हैं भाई हम चार दिशाओं में देख सकते हैं, भाई आगे देख लें, पीछे देख लें, इधर देख लें, इधर देख लें। शेर के लिए कहता है शेर पांचों दिशाओं में देख लेता है, ऊपर का भी ध्यान रख लेता हो। इसलिए कहते हैं दृष्टि, नजर हो तो हमेशा किस जैसी होनी चाहिए? इसलिए जब भी कोई ओवरव्यू लेना होता किसी चीज का, इसमें सब कुछ दिखाई दे जाए, तो हिंदी के लिए एक अच्छा वर्ड है सिंहावलोकन। क्या बोलते हैं? सिंह जैसा अवलोकन। अवलोकन यदि किया जाए तो कैसा किया जाना चाहिए? तो शेर, शेर को बोलते हैं पंचानन। क्या बोलते हैं? आनन। आनन का मतलब क्या होता है? इसलिए रावण को बोलते हो दशानन। रावण को क्या बोलते हो? दशानन। उसके 10 मस्तक थे, दशानन। शेर पांचों दिशाओं में देख लेता है, 5 मुंह कर सकता है अपने, तो क्या हो गया? पंचानन। तो पंचानन का मतलब क्या हो गया? शेर। घाटी का मतलब होता है युद्ध। घाटी का मतलब
हल्दी घाटी नहीं पढ़ते आप? तो घाटी का मतलब क्या होता है? युद्ध। विषम का मतलब कठिन, विषम का मतलब टफ, कठिन। तो विषम घाटी पंचानन, कठिन युद्ध में शेर के समान, कठिन युद्ध में। आगे हम पढ़ेंगे एक राणा बनेंगे कुंभा। कौन राणा बनेंगे? कुंभा ने किला बनवाया कुंभलगढ़। कौन सा बनवाया? और कुंभलगढ़ के अंदर कुंभा ने कहा कि मेरे जो परदादा जी सरदादा जी हमीर थे वो कठिन युद्धों में शेर के समान थे, जितना टफ युद्ध होता उतने में शेर की तरह लड़ता वो आदमी। इसलिए उपाधि क्या हो गई? विषम घाटी पंचानन। क्या उपाधि हो गई? कौन सी प्रशस्ति में कहा गया? किसको? कुंभा ने एक किताब लिखी, उस किताब का नाम है रसिक प्रिया। क्या नाम है? कोई बुक होती है उसमें इंट्रोडक्शन के अंदर राइटर अपने बारे में बताता है, तो राइटर कहता है मैं, मेरे दादाजी का नाम हमीर, हमीर क्या थे? क्या है? हमीर। तो मुझे रसिक प्रिया नामक पुस्तक में हमीर को क्या कहा गया? हमीर को विषम घाटी पंचानन किस में कहा गया? कुंभलगढ़ प्रशस्त। फिर जेम्स टोड को तो आप जानते हो, राजस्थान का इतिहास लिखने वाला है, वो कहता है हमीर प्रबल हिंदू था। हमीर क्या था? तो हमीर को प्रबल हिंदू किसने कहा? उसे वीर राजा कब कहा गया? रसिक प्रिया। उसे विषम घाटी पंचानन किस में कहा गया? कुंभलगढ़ प्रशस्त। याद रहेगी तीनों बात? चलो आगे पढ़ो। इसी में नीचे हेडिंग डालो, हमीर कौन से गांव से गया था? सिसोदा। इस सिसोदा गांव की स्थापना करने वाला था राहप। कौन था? नीचे हेडिंग डालो राहप। इसी में नीचे हेडिंग डालो, बॉक्स बंद कर लेंगे अलग से। राहप लिख लो। यह है सिसोदा गांव का संस्थापक था। ही वॉज फाउंडर ऑफ विलेज नेम्ड सिसोदा, या ही वॉज फाउंडर ऑफ सिसोदा। यह है सिसोदा गांव का संस्थापक था। तो कोई पूछ ले भाई सिसोदा का संस्थापक कौन था? तो कौन था सिसोदा का संस्थापक? राहब। हमीर का पूर्वज था कोई? हुआ क्या था देखो, मेरी बात सुनो। मेवाड़ में एक राजा बने थे जिनका नाम था रण सिंह। क्या नाम था? यह नाम था कर्ण सिंह। क्या दो रण सिंह का दो या क्या का दो? कर्ण सिंह, दोनों इसी के नाम थे। रण सिंह का एक बेटा, उसका नाम श्याम सिंह। कौन बना? एक बेटा, उसका नाम है राहब। क्या नाम है? एक बेटा राजा बनता है, बाकी भाइयों को तो जगह मिलती है, ठिकाने मिलते हैं। ये तो राजा बना, इसलिए ये तो कहलाया रावल। क्या कहलाया? राहब को एक गांव दे दिया। गांव का नाम क्या था? सिसोदा। और जो गांव मिलते थे जिनको, और वो क्या कहलाते थे? राणा। क्या कहलाते? तो राहब तो क्या हो गया? राणा। और श्याम सिंह क्या हो गया? रावल। यहां श्याम सिंह के बाद इसका बेटा, पोता, पड़पोता, सड़पोता, लड़पोता बनते बनते बन गए रतन सिंह। कौन बन गए? इधर राहब का बेटा, पोता, पड़पोता, सड़पोता, लड़पोता बनते बनते बन गया लक्ष्मण सिंह। और लक्ष्मण सिंह रतन सिंह वाली लड़ाई में लड़ता हुआ मारा गया। लक्ष्मण सिंह का बेटा कौन था? हरि सिंह। हरि सिंह भी लड़ाई में लड़ता हुआ मारा गया। और हरि सिंह का जो बेटा है वो कौन है? कौन है? तो है तो गोहिली। ये भी गोहिल और ये भी गोहिल। वो सिसोदा गांव चले गए, इसलिए कौन से गोहिल कहलाए? कौन से कहलाए? लो मैं एक छोटी सी एक बात बताता हूं। यहां पर लक्ष्मण सिंह अपने 7 बेटों के साथ लड़ता हुआ मारा गया। 7 बेटों में बड़ा बेटा कौन है? क्या नाम है? इस हरि सिंह की एक कहानी है कि हरि सिंह जब यहाँ पर युवराज हुआ करता, मतलब उसके पिताजी लक्ष्मण सिंह यहाँ के सामंत है, हरि सिंह युवराज है। और एक दिन राजकुमार अपने साथियों के साथ में शिकार खेलने के लिए जा रहा था। दोनों साइड में खेत है, बीच के अंदर दोनों साइड बाड़े लगी हुई, बीच में एक रास्ता जा रहा है। रास्ते से राजकुमार के साथी और राजकुमार घोड़ों पर बैठ के शिकार के पीछे पीछे जा रहे हैं। आगे एक कोई लड़की अपनी भैंस को पानी पिलाने के लिए लेके जा रही थी। तो लड़की के हाथ में रस्सी पकड़ी हुई, भैंस चल रही उसके साथ साथ में। राजकुमार के साथ में जो 5-7 जने और थे, उसके दोस्त थे, उनमें से एक बंदे ने, किसी ने लड़की पे कमेंट पास कर दिया, कुछ कह दिया उसको। उस लड़की ने उधर देखे भी नहीं, उसको लगा कि अच्छा इधर से आवाज आई है। और रस्सी उसके हाथ में थी, उसने रस्सी यूं घुमा के घोड़े के पैरों में फेंकी। वो घोड़ा और घुड़सवार दोनों नीचे। और सबने देखा अगर क्या हुआ, तो बाकियों ने कहा यार इसने इस लड़की को कुछ कह दिया था, ये तो गिरा गई इसको। और उस लड़की ने ध्यान ही नहीं दिया, चुपचाप चली गई। बाकी वाला उनका अगले खड़ा हो जा, कोई नहीं, वीडियो नहीं बनाया हमने तेरा, किसी को बताएंगे भी हमें नहीं। पर उनको लगा कि यार लड़की कितनी फुर्तीली है कि इसको यूं पता चला यार इस लड़के ने मेरे कुछ कहा है, यूं रस्सी घुमा के घोड़ा पटक के चली गई। अब गलती उनकी थी, क्या बोलते, चुपचाप चले गए। थोड़ी देर बाद में हरि सिंह को एक जंगली सुअर दिखा। क्या दिखाई दिया? जंगली सुअरों का शिकार पहले बहुत अच्छा शिकार माना जाता था। तो जंगली सुअर के पीछे हरि सिंह दौड़ता है, तीर मारता है जंगली सुअर के। पर जंगली सुअर एक तीर में तो मरने वाला जानवर ही नहीं होता। वो एक तीर लगने के बाद जंगली सुअर खेत में घुस गया।
तो हरी सिंह को लगा पीछे पीछे जाके एक तीर और मारता हूं, मार देता हूं, फिर सुअर को पकड़ के लाऊंगा। जब खेत में घुसने लगा अपने घोड़े को लेके, तब वो लड़की वहां खेत की रखवाली कर रही थी, वो सेम लड़की जो वो रस्सी से पटक के गई थी। उसने हरी सिंह को कहा कि भाई साहब ध्यान किधर है, खेत दिख नहीं रहा और घोड़ा लेके अंदर घुसोगे फसल बर्बाद हो जाएगी ना। तो हरी सिंह ने कहा अरे मेरा शिकार चला गया, तुम रोकोगे इतने में तो सुअर आगे चला जाएगा। उसने कहा घोड़ा लेके नहीं, तुम यहीं बैठो, मैं लेके आ जाऊंगी शिकार को। उसने कहा जंगली सुअर है, मार देता है वो, तू कैसे लाएगी? उसने कहा तू बैठ जा रहे, पंचायती मत कर, मैं ले आऊंगी। वो लड़की अपना तीर कमान उठाती है, जाती है, सुअर को मारती है, घसीट के वापस लाती है। वापस हरी सिंह को ला के ये पकड़ तुम्हारा। हरी सिंह ने कहा ब्याह नहीं हुआ तुम्हारा? हरी सिंह उसके पिताजी से जाके मिलता है, कहता मैं सिसोदा का राजकुमार हरी सिंह हूँ, मेरे पिता लक्ष्मण सिंह जी है और मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। क्यों मना करे यार, राजकुमार चला के ब्याह करने के लिए आया। तो उनका साहब आज ही ले जाओ, तो साथ ही ले जाओ, हाथों हाथ ही, वही हाथों हाथ दोस्तों के साथ में लिए फेरे, वहां पर हाथों हाथ दोस्तों के बारात बनाई उसने, लिए फेरे उस लड़की के साथ और लेके आ गया। अब वो जल्दबाजी में शादी कर तो लाए, पर बाद में सोचा कि यार पिताजी को जा क्या कहेंगे। पिताजी कहेंगे तू शिकार खेलने गया था कि शिकार होने गया था। तो उन लोग क्या किया जाए, तो उसने अपनी माँ को और अपने भाइयों को और आगे बताया भाई मैं ऐसा ऐसा काम तो करिए, क्या करूं। पिताजी थोड़े गुस्से वाले थे, तो कहा एक काम कर, एक बार तू इनको अलग गांव के अंदर रख ले, थोड़े दिन में तेरे पिताजी को बता देंगे, हो जाएगा। लेकिन वो थोड़े दिन में बता ही नहीं पाए, बताएंगे बताएंगे बताएंगे। इतने में हरी सिंह उधर दूसरे गांव के अंदर रहता है, अपनी पत्नी को, इनके एक बेटा हो गया, बेटे का नाम हमीर है। बेटे का नाम क्या है? इतने में लड़ाई का समाचार है, लड़ाई के समाचार में लक्ष्मण सिंह गए, हरी सिंह गए, सारे लड़ते हुए मरे गए। हरी सिंह का एक छोटा भाई इस लड़ाई के अंदर बचता है, अजय सिंह। क्या नाम था? अजय सिंह यहाँ का सामंत बनता है, सिसोदा का सामंत बनता है। अजय सिंह को और इन बाकियों को पता था, अजय सिंह को उसकी माता को पता था कि भाई हरी सिंह ने एक ब्याह कर रखा है और वो जो है वो अलग गांव में रहते हैं। तो अजय सिंह गया उनके पास और उसने जाकर भाभी जी हमें पता है कि आपसे भैया शादी करके आए थे, आपके बेटा है, ठीक है पिताजी को नहीं बता पाए, लेकिन आपका हमारे घर में हिस्सा तो बनता है, आप तो अब चलो गांव चलो सिसोदा, और आपका जो हिस्सा है उसको लेके सिसोदा के अंदर रहो। तो इनको लेके कहाँ पे आ गया हो? सिसोदा। तो हमीर अपनी माँ के साथ सिसोदा के अंदर रहने लग गया। अजय सिंह का एक बेटा, उसका नाम है सज्जन सिंह। क्या नाम है? सज्जन सिंह। एक दिन सिसोदा गांव के आसपास में कुछ डाकुओं ने हमला कर दिया। डाकुओं ने हमला किया तो लोग आए भाग के उसके पास, अजय सिंह के पास। अजय सिंह को आगे कहा भाई अजय सिंह जी डाकुओं का हमला हो गया, बचाओ यार, हम तुम्हें टैक्स देते हैं। तो अजय सिंह ने कहा ठीक है। उसने अपने बेटे सज्जन सिंह को भेजा, सज्जन जा, और जाके उनको मार पीट के भगा क्या। सज्जन सिंह गया, डाकुओं ने सज्जन सिंह को पीट दिया। तो सज्जन सिंह वापस आया, उसने कहा डैडी पार नहीं पड़ी यार, मेरे को तो पीट पड़ दिया उन्होंने। हमीर वहीं पास में खड़ा था, हमीर की बहुत यंग एज में था, 12-13 साल का ही था, और उसने कहा कि अंकल यदि आपको तो मैं ट्राई करके देखूं एक बार। तो कहा यार तू कभी कोई लड़ाई में गया ही नहीं। तो उसने कहा पहले इस्तेमाल करो, एक बार जाने तो दो आप। और हमीर गया, हमीर उस डाकू का सिर काट के लाता है। और अजय सिंह बड़े राजी हुए। अजय सिंह ने कहा वाह यार भतीज शाबाश, क्या काम किया। और अजय सिंह ने कहा कि देखो मान लो 1303 वाली लड़ाई नहीं होती तो मेरे पिताजी लक्ष्मण सिंह के बाद में सामंत कौन बनते? हरी सिंह। हरी सिंह के बाद में नंबर किसका था? हमीर। ठीक है, वो घटनाक्रम ऐसा हुआ कि मैं सामंत बनाऊं, लेकिन मैं अब एश्योर करता हूं इस बात को कि मेरे बाद मेरा ये बेटा सज्जन सिंह जो है यहाँ का सामंत नहीं बनेगा। और यहाँ का सामंत कौन बनेगा? तो उसने सिसोदा का सामंत किसको घोषित कर दिया? अमीर। सज्जन सिंह इस बात से बड़ा नाराज हुआ। उसने कहा डैडी यार ये क्या किया आपने, मतलब एक लड़ाई हार गया तो आपने मुझे सामंत से हटा दिया, अब तो मैं यहाँ रहूंगा ही नहीं, अब तो मैं मेरे दम पे राज स्थापित कर लूंगा। और सज्जन सिंह यहाँ से चला गया महाराष्ट्र। कहां चला गया? उस महाराष्ट्र में सज्जन सिंह जो गया था उसकी ठीक 19वीं पीढ़ी के अंदर हुए महाराज छत्रपति शिवाजी। 19वीं पीढ़ी के अंदर कौन हुए थे? महाराज छत्रपति। इसलिए शिवाजी ने हमेशा कहा कि मैं सिसोदिया हूं, क्योंकि मेरे पूर्वज कौन से गांव से आए थे? सिसोदा गांव से। हम प्रताप के वंश, हम प्रताप के कुल से बिलोंग करते हैं, हम सिसोदा गांव के रहने वाले, हम क्या हैं? सिसोदिया। इसलिए आज भी आपके महाराष्ट्र में इस प्रकार के नारे मिल जाएंगे, जय शिवा सरदार की, जय राणा प्रताप की। और मेवाड़ वाले ये महाराष्ट्र वाले हमेशा शिवाजी ने मानते थे कि भाई हमारा मूल वंश जो है वो कौन सा है? मेवाड़। वो तो शिवाजी के बाद में बेटे बने उनके राजा संभाजी, संभाजी के बाद में राजा बने उनके बेटे साहू। कौन बने थे? साहू के बेटा नहीं था। तो साहू ने महाराष्ट्र से मेवाड़ मैसेज किया कि तुम एक मेवाड़ का राजकुमार भेज दो, मैं उसको महाराष्ट्र का राजा बना देता हूं, क्योंकि परिवार में गोद लेते हैं, और तो कहां से गोद लाऊं मैं? मेवाड़ वालों, इतनी दूर कौन जाए। तो मेवाड़ वाले गए नहीं वहां पे, वरना साहू तो बेचारा इनको राजा बनाने के लिए तैयार था उधर। तो शिवाजी ये वाला कुल एक ही है। पल्ले पड़ेगी बात है। शिवाजी भी सिसोदिया से गए इसलिए क्या कहलाए? सिसोदा से गए इसलिए क्या कहलाए? सिसोदिया। और हमीर भी सिसोदा का था इसलिए क्या कहलाए? सिसोदिया। और हमीर के बाद वाले सारे हमीर के वंशज इसलिए सारे क्या कहलाए? सिसोदिया। याद रहेगी बात? चलो एक बात और लिख लो।
जैसे ये मैंने बताया कि भाई सिसोदिया इधर से चले गए थे, शिवाजी आगे पढ़ोगे तभी याद रहेगा। ऐसे ही एक रतन सिंह है ना जो ऊपर हम पढ़ रहे हैं, उस रतन सिंह का एक भाई था कुंभकर्ण, क्या नाम था? ये नेपाल गया था। ये कहां चला गया था? तो नेपाल वाले भी गुहिली थे। लिखो एक हेडिंग इसी में डाल दो नीचे, राहब को बॉक्स में बंद कर दो ताकि याद रहे आपके, अलग से दिख जाएगा, है ना। नीचे लिखो कुंभकर्ण। यह है रावल रतन सिंह का छोटा भाई था। ही वॉज यंगर ब्रदर ऑफ रावल रतन सिंह। भाई रतन सिंह तक तो नाम क्या लगता था? रावल लगता था ना। यह है रावल रतन सिंह का छोटा भाई था। ही वॉज यंगर ब्रदर ऑफ रावल रतन सिंह। यह नेपाल चला गया था। ही मूव्ड टू नेपाल। यह नेपाल चला गया था। ही मूव्ड टू नेपाल। यह नेपाल चला गया था। ही मूव्ड टू नेपाल। तथा गोहिल वंश की राणा शाखा का शासन स्थापित किया था। छोटे बड़े भाई नाम क्या लगाते थे? राणा। तथा गोहिल वंश की राणा शाखा का शासन स्थापित किया था। एंड फाउंडेड रूल ऑफ राणा ब्रांच ऑफ गोहिल डायनेस्टी। तथा गोहिल वंश की राणा शाखा का शासन स्थापित किया था। एंड फाउंडेड रूल ऑफ राणा ब्रांच ऑफ गोहिल डायनेस्टी। गोहिल वंश की राणा शाखा का शासन स्थापित किया था। फाउंडेड रूल ऑफ राणा ब्रांच ऑफ गोहिल डायनेस्टी। बॉक्स में बंद कर लो। तो नेपाल वाले, यदि आप आगे आईआर पढ़ोगे ना तो नेपाल का इतिहास पढ़ोगे तो नेपाल के सारे राजा नाम क्या लगाते थे? राणा। क्या लगाते? अपने भारत में राजतंत्र कब समाप्त हो गए? 1947। देश आजाद हुआ, उसके साथ ही मोनार्की क्या हो गई? समाप्त। नेपाल में राजतंत्र समाप्त हुआ 2008। कब समाप्त हुआ था? तो 2008 में उनका जो लास्ट राजा उसका नाम है राणा ज्ञानेंद्र। क्या नाम है? और मतलब देख लो, ये आप 1300 के आसपास यहां से नेपाल गए, है ना। 700 साल का इनका राजतंत्र रहा हुआ। उसके बावजूद उनकी ज्यादातर शादियां राजस्थान में है कि चले वहां गए थे, उसके बावजूद ब्याह शादियां कहां करते? तो अपने राजस्थान में खूब सारी रानियां थी जो कहां से आती? नेपाल। अपने राजस्थान की खूब सारी राजकुमारियां थी जिनकी शादी कहां की गई? नेपाल। वो तो मुझे याद है कि 2008 में जब राणा ज्ञानेंद्र नेपाल के राणा थे और वहां पे ये था कि अब राजतंत्र खत्म होगा और जनता का राज आएगा, मतलब डेमोक्रेसी आएगी। तो ऐसी खबरें थी कि जनता राजा को पकड़ के मार भी सकती है। जनता राजा को पकड़ के, और दुनिया में कई देशों में हो। फ्रांस के अंदर जब मोनार्की गायब हुई, राजा को पकड़ के मार दिया गया। रसिया में जब मोनार्की खत्म हुई तो राजा को पकड़ के मार दिया गया। नेपाल वाले क्यों नहीं कर? नेपाल वाले भी कर जाएं कहीं पर। तो एक दिन मुझे याद है अखबार की हेडिंग थी कि यदि नेपाल के राणा ज्ञानेंद्र को लगा कि नेपाल में उनकी जान सुरक्षा में जान के वो खतरा है, यहाँ पे सुरक्षा मेरे को पूरी मिलेगी नहीं, तो वो सिक्कर आ सकते हैं। कहां आ सकते हैं? तो लगा यार सिक्कर में ऐसा क्या पड़ा है कि सिक्कर में आ जाएगा। फिर उसमें नीचे हेडिंग में नीचे लिखा हुआ था कि राणा ज्ञानेंद्र का बेटा, उसका नाम है राजकुमार पारस। क्या नाम है? और राजकुमार पारस की शादी सिक्कर की राजकुमारी के साथ हो रही, हिमानी। तो सिक्कर वालों की राजकुमारी का ब्याह कहां? नेपाल। तो नेपाल वाले राजस्थान से गए थे, मेवाड़ से गए थे, इसलिए बाद में रिश्ते भी अपने कहां करते थे? राजस्थान। याद रहेगी बात? बॉक्स में बंद कर दो इसको भी। अगला राजा लिखो। अब जितने भी राजा बनेंगे नाम क्या क्या लगाएंगे? राणा। तो मैं लिख रहा हूं राणा लखा। मैंने बताया था कि सामोली वाला अभिलेख कहता है कि जावर में खनिज निकलते हैं। जावर में क्या निकलते हैं? मैंने बताया शीशा जस्ता निकलता है, थोड़ी बहुत क्या निकलती है? चांदी। वो चांदी इसके टाइम से निकलने शुरू हुई, इससे पहले वो चांदी को अलग कर नहीं पा रहे थे। कोई पूछेगा चांदी की खान किसके टाइम में निकली? किसके टाइम में निकली? कहां पे? जावर। लिख लो, जावर में चांदी की खान प्राप्त हुई। सिल्वर माइन वॉज फाउंड एट जावर। जावर उदयपुर में जगह है। जावर में चांदी की खान प्राप्त हुई। सिल्वर माइन वॉज फाउंड एट जावर। जावर में चांदी की खान प्राप्त हुई। सिल्वर माइन वॉज फाउंड एट जावर। जावर में क्या प्राप्त हुई? अच्छा, जावर में यदि चांदी निकल रही है तो बताओ मेवाड़ वालों की आर्थिक स्थिति अच्छी हो रही है कि बुरी हो रही? चांदी निकल गई तो मेवाड़ वालों की चांदी चांदी हो गई, चांदी चांदी मिलने लगी, तो जावर में चांदी निकली। राणा लाखा के टाइम में एक कोई बंजारा था। कौन था? बंजारा एक जाति होती है जो घूम घूम के व्यापार किया करते, नोमेडिक हुआ करते थे, नोमेडिक मर्चेंट होते। और वो बंजारा यहां पर एक झील बनवा के गया, उस झील का नाम है पिछोला। कौन सी झील है? गांव था यहां पे पिछोली। पिछोली गांव में झील बनाई, इसलिए नाम क्या हो गया? किसने बनवाई?
बंजारे कौन होते हैं? घुमक्कड़ व्यापारी। कौन होते हैं? बैलगाड़ियां रखते, घूम घूम के व्यापार करते। एक जाति हुआ करती, उस जाति को क्या बोलते? आप यूं मान तो उस टाइम की चलती फिरती रिलायंस फ्रेश थी। रिलायंस फ्रेश में सारा सामान मिल जाता है, बिग बाजार था उस टाइम। सारा सामान रखते, बैलगाड़ियां लेके इस गांव में यहाँ बेच दिया, फिर इस गांव में गए वहां बेच दिया, उस गांव में गए वहां बेच दिया। अच्छा, सामान बेचने काम करते हैं व्यापारी है। व्यापारी है तो पैसे वाले हैं, पैसे वाले लोग धर्म पुण्य के काम करवाते। तो ये क्या बनवा के चला गया झील। कहां पे? उदयपुर। लिख लो। बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया था। बंजारा बिल्ट लेक पिछोला। बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया था। बंजारा बिल्ट लेक पिछोला। बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया था। बंजारा बिल्ट लेक पिछोला। नीचे लिख लो, बंजारा बराबर घुमक्कड़ व्यापारी, नोमैडिक मर्चेंट, घुमक्कड़ व्यापारी। ये ना 5-6 साल पहले आईएएस में सवाल था, बंजारे कौन होते हैं? घुमक्कड़ व्यापारियों को क्या कहा जाता है? बंजारे। चलते फिरते सामान बेचते रहते थे। बॉक्स में बंद कर लो अलग से इसको। कहते हैं एक बार मेवाड़ में राणा जी का दरबार लगा हुआ। राणा जी के पास में एक नट आया। कौन आया? नट एक जाति होती है जो गेम दिखाते, खेल दिखाने का काम करते। नट क्या खेल दिखाता है? तो नट वाला खेल वो है, 2 रस्सियां बांधता है, रस्सी पे एकदम एक पतली सी रस्सी तो पोल बांधता है, पोल पे पतली सी रस्सी लगाता है और रस्सी के ऊपर चलता है। ये नट का गेम। एक दिन राणा आगे दरबार में आया एक नट, और नट ने आके राणा जी मैं नट हूं और रस्सी वाला गेम दिखाता हूं। राणा जी ने कहा इसमें क्या बड़ी बात है, दुनिया के सारे नट कौन सा गेम दिखाते हैं? रस्सी वाला। उसने कहा मैं अच्छा दिखाता हूं साहब। क्या अच्छा दिखाता है? तो उसने कहा मेरी नटनी पिछोला क्रॉस कर सकती है। नट की लुगाई क्या हो गई? नटनी। तो उसने कहा मेरी नटनी क्या क्रॉस कर सकती है? राणा जी ने कहा मैं मिला सुबह से, पिछोला पता है तुझे कितनी लंबी है, वहां तक पड़ी है ठेठ। उसने कहा साहब यदि मेरी नटनी पिछोला क्रॉस कर दे तो? राणा जी ने कहा आधा मेवाड़ तेरा। क्या दे दूंगा गिफ्ट में? उसने कहा ठीक है सर, संडे को ही लगा लेते हैं। अब संडे वाले दिन पूरे मेवाड़ में घोषणा की गई भाई नटनी पिछोला क्रॉस करेगी। दूर दूर से लोग देखने के लिए 2 पोल बांधे, एक पिछोला के इस साइड में, एक पिछोला के इस साइड में, बीच में बांधी रस्सी। अब नटनी उसके ऊपर से चल रही है। नटनी आधी पिछोला क्रॉस कर गई और जनता वोटिंग कर रही है, यस थोड़ा सा ही बाकी है, बस अब तो इतना ही। बाकी सब राजी हो रहे। राणा जी के मंत्री बैठे हुए, राणा जी के मंत्री भी राजी हो रहे हैं, एकदम वोटिंग कर रहे हैं। राणा जी का मुंह उतरा हुआ। राणा जी सोच रहे कि भाई इधर से देना है आधा, इधर से देना है, फसलें कम किधर होती है, अच्छा इधर वाले में टैक्स कम आता है, इधर वाला दे दूंगा। इतने में राणा जी को लगा कि यार ये सारे अमात्य संधि विग्रह अक्सपटलिक भिस्काधिराज बंदीपति सारे बेटे बेटे राजी हो रहे हैं। तो राणा जी ने जो एक कोई मंत्री बैठा था पास में, उसका रहे मंगते तू किस बात का राजी हो रहा है? उसने कहा देखो थोड़ा सा बचा है, मजा आ रहा है ना, गेम कितना अच्छा चल रहा है ना। राणा जी ने कहा थप्पड़ मारूंगा, यदि ये पूरी पहुंच गई ना तो मेरे को आधा मेवाड़ देना पड़ेगा, और यदि मैंने आधा मेवाड़ दिया तो फिर मेरी शक्तियां आधी, फिर मंत्री भी आधे, तू जाएगा? तो उसने कहा हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, तो अब सोच ले। तो उसको लगा क्या किया जाए। तो उस नटनी का एक बच्चा था, वो पास में खेल रहा था। उसने उस बच्चे को बुला के इधर आ, बच्चा जैसे खींच के थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारा तो बच्चा रोया मम्मी, और मम्मियों का ध्यान 2 चीज की तरफ हमेशा चला जाता है। उनका बच्चा कहीं भी रोए उनको पता चलता है, दूध कहीं भी उफड़े उनको पता चलता है। मेरे कभी नहीं समझ में आया कि दूध उफड़ने पर मम्मी को कैसे पता चल जाता है, पर महिलाओं की नाक में कोई विशेष क्षमताएं दी है। मम्मी यूं गाय वाले बाड़े में होती है, अरे टावरो दूध उफड़ गया, जबकि अपने रसोई में वहीं बैठे होते हैं। कहाँ उफड़ गया? अरे तेरे सामने। मैं उतनी दूर से मंगते, तू पास में बैठा था, तेरे को दिखाई नहीं दिया। पर अपने को ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता है, महिलाओं को पता चल जाता है भाई। तो बेचारी नटनी का ध्यान गया, अगर मेरा बच्चा रो रहा है। पतली सी रस्सी भी चल रही थी बेचारी, ध्यान जैसे हटा, कंसंट्रेशन का गेम होता है, गिर गई। और सारे लोग अरे मर गए, सारी एकदम जनता अवाक। राणा जी ने कहा जीत गए जीत गए। नट ने कहा साहब आपकी जीत हार की पड़ी है, मेरी तो गृहस्थी बर्बाद हो गई, एक ही लुगाई थी मेरी वही मर गई। राणा जी ने कहा चिंता मत कर, झील के पास में इसका बना देंगे चबूतरा। क्या बनवा देंगे? तू यहाँ आगे फील ले लिया करके, किसका चबूतरा है? देखो झील के पास नटनी का चबूतरा बना हुआ है। नटनी का चबूतरा इज लोकेटेड नियर लेक। झील के पास नटनी का चबूतरा बना हुआ है। नटनी का चबूतरा इज लोकेटेड झील के पास नटनी का चबूतरा बना हुआ। नटनी का चबूतरा इज लोकेटेड नियर दिस लेक। तो कोई पूछेगा भाई नटनी का चबूतरा कौन सी झील के पास है?
याद रह जाएगी बात। पिछोला झील के पास क्या बना हुआ? नटने का चबू। किसने बनवाई थी पिछोला झील? बंजारे। कौन से राणा के शासनकाल में? राणा लाखा। बंजारे कौन होते? घुमक्कड़ व्यापार। अच्छा बताओ, बूंदी में कौन से वंश का शासन था? कोई बोलो बोलो, कौन सा दोबारा? हाड़ा। कितने लोगों ने? कईयों ने तो हाड़ा बोला, कईयों के यहां तक आया, फिर उन्होंने कहा रुक जा, चौहान बताना है। चौहान। तो बूंदी में कौन सा वंश था? चौहानों की कौन सी ब्रांच थी? तो राणा लाखा कोई एक हाड़ा चौहानों में ब्याह करके आए। बूंदी हाड़ाओं की बेटी होगी तो क्या होगी? हाड़ी रानी। तो एक हाड़ी रानी से ब्याह करके आए। कोई ब्याह के 1-2 दिन बाद में लाखा जी रानी के पास में खाना खाने के लिए गए हुए थे, और लाखा जी ने खाना खाने से जस्ट पहले रानी से पूछा, और तुम्हारा मन तो लग गया? जी लग गया, यहाँ पे सब एकदम ठीक है, तुम्हारे कोई दिक्कत तो नहीं, कुछ चीज की कमी हो तो मुझे बताओ। रानी ने कहा कि हाँ मन लग गया। कैसा लगा हमारा चित्तौड़? अच्छा है। अच्छा है मतलब ज्यादा अच्छा नहीं लगा तुम्हें? उसने कहा नहीं नहीं अच्छा है, मैं कब करी हूं ज्यादा अच्छा नहीं लगा, पर बूंदी बूंदी है। लाखा जी खाना खाने वाले थे, लाखा जी ने होल्ड किया एक बार। लाखा जी ने कहा ये रिपीट करना लास्ट वाली लाइन। उसने कहा अब चित्तौड़ बहुत अच्छा है लेकिन बूंदी से अच्छा। लाखा जी ने कहा इसका मतलब तूने चित्तौड़ पूरा देखा ही नहीं, वो आगे से उधर से देख के आई थी, वो आगे वाले गोरा बादल के महल, पद्मिनी के महल वो देख लिया। उसने कहा पूरा देख लिया पर बूंदी बूंदी है, आओ कभी ससुराल में, मैं दिखाती हूँ आपको। इस बार शादी में जल्दबाजी में, इस बार रहना पूरा दिखाऊंगी, बूंदी वाकई बहुत सुंदर है। लाखा जी ने कहा हो ही नहीं सकता, दुनिया में सबसे अच्छी कोई जगह है तो कौन सी है? चित्तौड़। और चित्तौड़ से अच्छी कोई दूसरी जगह हो ही नहीं सकती। तो रानी को लगा कि राजा का मूड चेंज हो रहा है, तो रानी ने कहा अरे मैं तो ऐसे ही कर रही थी, चित्तौड़ अच्छा, चित्तौड़ अच्छा, जिमो जिमो आप तो जिमो। राजा ने कहा नहीं नहीं मैं सीरियस हूं, सही बता, चित्तौड़ अच्छा है या बूंदी अच्छी? रानी ने कहा फिर तो बूंदी है। गांव में कहते हैं भाई महिला को अपने पीहर अच्छा लगता है सबसे, है पीर की चिड़कली चौकी लगे, पीहर की तो चिड़िया भी अच्छी लगती। लाखा जी ने कहा पक्का? उसने कहा जो है वो तो है, इसमें कच्चा पक्का तो मैं कुछ कह नहीं सकती। लाखा जी ने खाना खाया नहीं, बाहर आए, बाहर आके सेनापति को बुलाया कि सेना तैयार करो, बूंदी पर आक्रमण करेंगे। दुनिया का सबसे अच्छा किला चित्तौड़ है, लेकिन रानी का कहना है कि इससे भी अच्छा किला कौन सा है? बूंदी, इसलिए राणा लाखा बूंदी गिरा देगा। पहली बात चित्तौड़ से अच्छा है नहीं, यदि है तो मैं गिरा दूंगा। अब भाई लोगों को पता चला तो लोगों ने कहा यार क्या कर रहे हो, 4 दिन पहले तोरण मार के आए थे, आज वहां पे तलवारें मारोगे, अगले क्या सोचेंगे यार कि ठीक बेलखना जमाई है, लड़ाई करता घूमता है। और लाखा जी का, लाखा जी ऐसे नहीं करना चाहिए आपको। लाखा जी ने कहा मैंने कसम खाई है कि जब तक बूंदी का किला तोड़ा नहीं जाएगा तब तक मैं अन्न और जल ग्रहण। रानी को जाके कहा कि डाकी को क्या कह दिया इसको तूने? रानी आई बेचारी, रानी ने कहा अब मैं मजाक भी नहीं कर सकती कि आपसे। लाखा जी ने कहा मैंने 2 बार पूछा था, तू कह रही सीरियस हूं मैं तो, अब टूटेगा तुम्हारे बूंदी का किला। तो कोई एक पंडित जी थे, थोड़े सियाणे थे, वो पंडित जी आए, उन्होंने लाखा जी को साइड में ले जाकर सर ऐसे काम करते हैं, अभी देखो बूंदी पर आक्रमण करेंगे, बुरे लगेंगे, एक काम करते हैं अभी चित्तौड़ के किले के बाहर एक कमरा बनाते हैं और उस कमरे पे लिख देते हैं बूंदी का किला, अभी आप इसको गिरा दो। नकली बूंदी क्या बनाते हैं? नकली। इसको गिरा दो और इसको गिराने के बाद में 5-7 महीने बाद में, 10 महीने बाद में जाके असली बूंदी गिरा देंगे। एक बार खाना वाना तो खा लो, कसम वसम तो पूरी कर लो। लाखा जी ने कहा हाँ भूख तो लग रही है, फटाफट करो, तुम्हें काम जो भी करना है फटाफट कर लो। हाथों हाथ बूंदी के बाहर, चित्तौड़ के बाहर एक नकली बूंदी बनाएगी, एक किला बनाया गया जिसको नाम क्या दिया गया? बूंदी का किला। और पूरी लाखा जी पूरा माहौल बना गए, सेना लेके एकदम गए घोषणा करते हुए, इधर से राणा लाखा चित्तौड़ के राजा बूंदी पर आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं, जो कोई बीच में आएगा उसको नस्तनाबूद कर दिया जाएगा। एकदम जाके खड़े हुए और जा खड़े होके कहा लाखा जी अब एक तीर मारो, ये पास में ही है, एक तीर में गिर जाएगा, बस ईंटें लगाई है हमने। और लाखा जी जैसे तीर चलाने लगे, सामने से तीर है, सामने से तीर है। लाखा जी ने कहा देखो रे कौन है उधर? सैनिक गए, 2 जाके देखा तो वहां पे वो जो लाखा की रानी थी, हाड़ी रानी, उसका 15 साल का भाई था कुंभाहाड़ा। क्या नाम था? कुंभाहाड़ा। वो उधर से एक तीर कमान लिया और वो चला रहा था, पकड़ के लाए उसको। लाखा जी का ये आप वाला साड़ा है उधर, ये चला रहा है, क्यों चला रहा है तू? उसने कहा छोड़ो पहले मुझे, और पहले ये बताओ ये जो तुमने बाहर कमरा बना रखा है, ये तुमने कोई नकली बूंदी बनाई है? कहा हाँ, तो तेरे क्या फर्क पड़ता है? उसने कहा मैंने सुना तुम इसको गिरा के और कोई अपनी कसमें वस्में पूरी करने वाले। हाँ के यार साइड में हो जा यार, खाना खाने दे तू। उसने कहा नहीं, बूंदी भले असली हो भले ही नकली, जब तक एक एक हाड़ा जिंदा है बूंदी नहीं गिरेगी। मेरे साथ युद्ध कीजिए उसके बाद बूंदी गिरे। मैं मेरी आंखों के सामने बूंदी गिरती हुई कैसे देख लूं? मेरी धरती पे दूसरों का कब्जा कैसे? अरे नकली है। उसने कहा भले ही नकली हो, नकली है फिर तुम करी क्यों रहे हो? जोर है तो जाओ देखे असली की तरफ। फिर फाइनली उस लड़के को मारना पड़ा,
तब जाके बूंदी का किला गिराया गया। नकली गढ़ दीदो नहीं बिना घोर घमसान, सिर टूटा बिन किम फिरैन असली गढ़ पर आन। जब नकली किला बिना लड़ाई के नहीं दिया था तो असली किला जीतने के लिए तो कई लोगों के सर काटने पड़ जाएंगे। तो नकली किले की रक्षा करते हुए कौन मारा गया था? देख लो, कुंभाहाड़ा नकली बूंदी की रक्षा करते हुए मारा गया था। कुंभाहाड़ा डाइड व्हाइल प्रोटेक्टिंग फेक बूंदी। कुंभाहाड़ा नकली बूंदी की रक्षा करते हुए मारा गया था। कुंभाहाड़ा डाइड व्हाइल प्रोटेक्टिंग फेक बूंदी। हम कौन सा वंश पढ़ रहे हैं? गोहिल। कौन सी रियासत पढ़ रहे हैं? मेवाड़। कौन सी है? मेवाड़ के कौन से राजा पढ़ रहे हैं? राणा लखा। कौन है? और राणा लखा के सबसे बड़े बेटे हैं, उनका नाम है चुंडा। क्या नाम है? क्या नाम है? चुंडा। इधर अपने राजस्थान में एक रियासत और हुआ करती, मारवाड़। कौन सी थी? और मारवाड़ में जो वंश था वो वंश था राठौड़। कौन सा वंश था? और यहाँ राठौड़ वंश का एक राजा, उसका नाम भी है चुंडा। उसका नाम भी क्या है? दोनों चुंडा ही। मारवाड़ के तो राजा का नाम क्या है? चुंडा। और मेवाड़ के राजकुमार का नाम क्या है? चुंडा। ये जो मारवाड़ वाला चुंडा है, इसके एक राजकुमारी, उस राजकुमारी का नाम है हंसाबाई। क्या नाम है? किसकी राजकुमारी? किसकी राजकुमारी? चुंडा की राजकुमारी। चुंडा कहां का राजा है? मारवाड़। कौन से वंश का राजा? मारवाड़ वाले चुंडा को लगा कि यार अपनी राजकुमारी हंसाबाई के लिए कुछ अच्छा राजकुमार देखते हैं, और सबसे इधर उधर पूछा। सबने कहा भाई मेवाड़ वाला जो राजकुमार चुंडा है वो बहुत अच्छा राजकुमार है, और हंसाबाई की शादी किसके साथ कर देनी चाहिए? चुंडा। क्योंकि वैसे ही लाखा जब मरेगा तो अगला राजा कौन बनेगा? चुंडा। चुंडा राजा बनेगा तो हंसाबाई क्या बनेगी? रानी। तो मेवाड़ की रानी बनेगी अपनी बेटी, इससे बड़ा क्या हो सकता है? फिर हंसाबाई के जो बेटे होंगे वो आगे चल के क्या बनेंगे? मेवाड़ के राजा। बहुत ठीक बात है ये तो इधर चुंडा ने अपने 5 बंदे भेजे, 5 पंडित जी भेजे कि जाओ और जाके मेवाड़ वालों से बात करके आओ कि भाई अपनी राजकुमारी हंसाबाई की शादी किसके साथ करनी है? चुंडा। लाखा जी का दरबार लगा हुआ। लाखा जी बुढ़ापे के अंदर थे, बस बैठे रहते थे सीट के ऊपर। बाकी शासन कार्य कौन संभालता था? उनका बेटा चुंडा। लाखा जी राजा वाली सीट पे बैठे, पास वाली सीट पे राजकुमार चुंडा बैठा हुआ है। गेट कीपर है, उसने कहा साहब मारवाड़ से कोई 5 बंदे आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। लाखा जी ने कहा लाओ, बताओ भाई क्या समाचार लेके आए? तो उनका साहब हम मारवाड़ से नारियल लाए हैं। क्या लाए हैं? नारियल का मतलब होता है लड़की का रिश्ता लाए। तो उनका भाई हम मारवाड़ से क्या लेके आए? राजकुमारी का रिश्ता लाए। और लाखा जी हंसे जोर जोर से। लाखा जी ने कहा क्या बात है, बुढ़ापे में अभी तक हमारे लिए रिश्ते आ रहे हैं? लाखा जी को लगा रिश्ता मेरे लिए है, और हाथों हाथ उन 500 लोगों ने अपनी बात, उनका अरे सॉरी सर, सॉरी सॉरी सॉरी, हम रिश्ता आपके लिए नहीं लाए, हम रिश्ता आपके बेटे चुंडा के लिए लाए। अब लाखा जी तो चुप हो गए, पर सामने जो जनता बैठी थी वो हंसी। और जनता ने कहा कि डोकरे को देखो यार, पैर कब्र में है पर दिल है कि मानता नहीं, बुढ़ापे में ब्याह करना है यार इसको, ठीक रंगीन जीवड़ा ये तो। पर चुंडा को बड़ा बुरा लगा कि यार पापा की बेइज्जती हो गई। और चुंडा ने हाथों हाथ उन 500 बंदों को कहा कि देखो आप मेरे लिए आपकी राजकुमारी का रिश्ता लेके थैंक यू, लेकिन मेरे पिताजी ने आपकी राजकुमारी से शादी की इच्छा जाहिर कर दी, इसलिए मैं आपकी राजकुमारी से अब शादी नहीं करूंगा। आपकी राजकुमारी मेरे लिए मम्मी समान है, इसलिए राजकुमारी का ब्याह किससे करो? मेरे पिताजी लाखा से करो। उन्होंने कहा चुंडा तू एक बार अंतरे पापा लाखा की तरफ देख ले, फिर तेरा जीव मान जाए कोई कन्या बर्बाद करने के लिए तो हम इसको दे देंगे। यार बूढ़ा आदमी है, इसको कैसे शादी कर दे? और फिर सबसे बड़ी बात, जब लाखा जी मरेंगे तो अगला राजा कौन बनेगा? चुंडा ने कहा अगला राजा तो मैं बनूंगा। तो क्यों दे हम हमारी राजकुमारी? इसका मतलब तू तो बनेगा राजा और हमारी जो राजकुमारी होगी उसके बेटे को 2-2 गांव मिलेंगे। बेइज्जती नहीं है? जब मारवाड़ की राजकुमारी के बेटे 2-2 गांव लेके बैठे रहेंगे, हम किसी राजा से ब्याह करेंगे ताकि इसके बेटे आगे चल के राजा बने। चुंडा ने कहा यदि ये बात है कि आप अपने दोहितों को राजा बनाना चाहते हैं, अपनी राजकुमारी के जो बेटे होंगे वो राजा बनाना चाहते हैं, तो मैं आप घोषणा करता हूं कि मेवाड़ का अगला राजा मैं नहीं बनूंगा, मेवाड़ का अगला राजा हंसाबाई के बेटे होंगे। आप तो बापू से ब्याह करो। तो बापू से ब्याह के लिए एक लड़के ने अपना राजपाट छोड़ दिया था, उसका नाम क्या है? या तो महाभारत काल में ऐसा कर रहे थे भीष्म पितामह। कौन कर रहे थे? या आप कौन कर रहा था? चुंडा। इसलिए चुंडा कहते हैं मेवाड़ का भीष्म। क्या कहता है? पितामह नहीं, खाली भीष्म। क्या कहते हैं? मेवाड़ का भीष्म पितामह ने 2 प्रतिज्ञाएं की थी। उन्होंने कहा था न तो मैं राजा बनूंगा न मैं ब्याह करूंगा। तो भीष्म न तो राजा बने थे, नहीं उन्होंने क्या किया था? शादी की थी। चुंडा ने एक ही की। चुंडा ने कहा राजा नहीं बनूंगा, बाकी ब्याह करूंगा।
जितने कर सकता हूं उतने करूंगा, और जनसंख्या में जितना अनुकूलतम योगदान दे सकता हूं। चुंडा के पीछे पूरी एक ब्रांच है चुंडावत, खूब सारे बेटे पोते पड़पोते सड़पोते हुए, इसलिए पिता में भीष्म पितामह ही बने उधर। चुंडा ने कहा अपने तो भीष्म ही रह जाएंगे, तो ठीक है, एक ही प्रतिज्ञा की थी अपन ने। लिखो, लाइन चेंज करके लिखो। जैसे ये मेवाड़ वाले राजा नाम क्या क्या लगाते? रावल। वैसे मारवाड़ वाले लगाते राव। क्या लगाते? लिखो, मारवाड़ के राव चुंडा ने, राव चुंडा ऑफ मारवाड़, मारवाड़ के राव चुंडा ने, राव चुंडा ऑफ मारवाड़, मारवाड़ के राव चुंडा ने अपनी राजकुमारी हंसाबाई का विवाह राणा लाखा से किया। अपनी राजकुमारी हंसाबाई का विवाह राणा लाखा से किया। मैरिड हिज प्रिंसेस हंसाबाई टू राणा लाखा, मैरिड हिज प्रिंसेस हंसाबाई टू राणा लाखा। अपनी राजकुमारी हंसाबाई का विवाह राणा लाखा से किया। मैरिड हिज प्रिंसेस हंसाबाई टू राणा लाखा। अपनी राजकुमारी हंसाबाई का विवाह राणा लाखा से किया। लाइन चेंज करके लिखो। इस समय दिस टाइम लाखा के बेटे चुंडा ने, लाखा सन चुंडा, लाखा के बेटे चुंडा ने, लाखा सन चुंडा, लाखा के बेटे चुंडा ने प्रतिज्ञा की, टुक ओथ, प्रतिज्ञा की, टुक ओथ, प्रतिज्ञा की, टुक ओथ, कि वह मेवाड़ का अगला राजा नहीं बनेगा, दैट ही विल नॉट बिकम नेक्स्ट किंग ऑफ मेवाड़, कि वह मेवाड़ का अगला राजा नहीं बनेगा, दैट ही विल नॉट बिकम नेक्स्ट किंग ऑफ मेवाड़, कि वह मेवाड़ का अगला राजा नहीं बनेगा, दैट ही विल नॉट बिकम नेक्स्ट किंग ऑफ मेवाड़, बल्कि हंसाबाई का बेटा बट सन ऑफ हंसाबाई, बल्कि हंसाबाई का बेटा बट सन ऑफ हंसाबाई, बल्कि हंसाबाई का बेटा मेवाड़ का अगला राजा होगा, विल बी नेक्स्ट किंग ऑफ मेवाड़, मेवाड़ का अगला राजा होगा, विल बी नेक्स्ट किंग ऑफ मेवाड़। इसलिए चुंडा को मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। सो चुंडा इज कॉल्ड एज भीष्म ऑफ मेवाड़, इसलिए चुंडा को मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। सो चुंडा इज कॉल्ड एज भीष्म ऑफ मेवाड़, चुंडा को मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। चुंडा क्या कहते हैं? मेवाड़ का भीष्म। बाकी कल पढ़ेंगे।